you want to be a good leader, if anybody wants to be a good leader, multiculturalism has to be a very core principle of your life, right? It can't be something that you do on the side. Otherwise, you can get ahead, but it won't make you a genuinely good leader. लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। लाइट्स कैमरा आज़ादी के #33 एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। कुछ 3 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हो रही है। ऐसे गैप्स आते रहेंगे, आदत डाल लीजिए। जब हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स या प्रगतिशील वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम अक्सर उसे समझ कम पाते हैं। शायद इंडिया में कोई ऐसा पोल, पार्टी या लीडर नहीं है जो इस पॉलिटिक्स को एडवांस कर सके। तो अक्सर वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। हम यूएस, यूके, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जिन कंट्रीज़ ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को पायनियर करा है, हम उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम इंडिया में इन्हें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स अक्रॉस द ग्लोब में सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पे। यानी कि विविधता, भेदभाव विरोधी ख्याल, समानता और सामाजिक न्याय। ये वैल्यूज़ हमारे संविधान में भी है, मगर हमारी नॉर्मल डे टू डे जनता इन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस नहीं करती है या कम करती है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल डिस्कनेक्ट है। तो ये बहुत ऑब्वियस सवाल बनता है कि इन वैल्यूज़ और इस पॉलिटिक्स का इस देश में क्या फ्यूचर है। अंशुल से मेरी मुलाकात अपार गुप्ता ने कराई, जो इस शो के पुराने गेस्ट रह चुके हैं। अंशुल यूथ की आवाज़, जो कि एक यूज़र जनरेटेड मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सोशल जस्टिस इश्यूज़ पे एम्फेसिस करता है, उसके फाउंडर है। मैं एक एडमायरर और फॉलोअर हूँ इस प्लेटफॉर्म का, और मैंने सोचा क्यों ना अंशुल को बुलाया जाए शो पे और चर्चा करी जाए कि इस देश में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का क्या स्कोप है। डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है दैट बोथ ऑफ अस आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स बट बिग बिलीवर, फॉलोअर एंड एडमायरर ऑफ द सेम। और हम कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि इन वैल्यूज़ को हमारी निजी ज़िंदगी में भी फॉलो करें। ये कन्वर्जेशन बहुत एक्साइटिंग थी मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एबल टू डिस्कस दिस टॉपिक विद समवन हु कम्स फ्रॉम सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड प्रिविलेज। तो आइए बिना किसी विलंब के मिलते हैं अंशुल से। बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय मीवा नेचुरल्स। मीवा is a homemade brand dedicated to your personal care experience. Miva make products with dedication, love, and with a touch of nature. They do not use any chemicals or harmful substances in their products to ensure that you get the best feeling, which is long lasting. Miva makes products which are colorful and are fun to use, and it aims to be your best experience in the whole day. If you'd like to order your first Miva product, please go to Instagram and type Miva_naturals and tell them that you are a listener of Lights Camera Azadi and get an instant 10% off. Okay, 3, 2, 1. Anshul Tiwari, welcome to Lights Camera Azadi. Thank you so much, Vandit. I'm delighted to be here. Okay, surprise. Hey, Isaac. What's up? What's up, man? We both were Isaacers. अरे I had no idea. तो हाँ, तो मैं आपकी प्रोफाइल देखी थी एंड जब हाँ मुझे पता चला एंड मैं भी एक हमारे म्यू आई डोंट नो इफ यू know that person or not, but I was speaking to someone and he happens to be from Isaac Delhi University, तो उनने भी कहा कि आप आई थिंक डीयू में ही थे। हाँ हाँ, मैं आईसेक ड्यू में ही था। ग्रेट। आई कम फ्रॉम आइसेक इंदौर। आइसेक इंदौर में मैं आई वाज एलसीपी इन अरे वाह! 2014। क्या बात है। आई एक्चुअली यार आई वाज़न्ट विद आइसेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 8-9 महीने में मैं निकल लिया था। बट हाँ, द टाइम आई स्पेंट वाज़ ग्रेट यार। आई मेड सम फैंटास्टिक फ्रेंड्स। यस यस एंड या स्मॉल वर्ल्ड। या कंप्लीटली। तो अंशुल, थोड़ा सा आपके बारे में बताओ। आप कहाँ से आते हो? हाउ डिड वाईके स्टार्टेड? हाउ डिड ऑल दीज थिंग्स हुँ। फेल इनटू प्लेस? Okay, so Vandit yaar, I'm from the National Capital Region. I have grown up in Noida, and we my family moved to Noida when I was 1. So pretty much, and I'm 30 right now. So pretty much the last 29 30 years of my life,
I've spent in this city, and I did everything. My schooling here, went to college in Delhi University, and actually I was in school when the idea of Youth Ki Awaaz came about, and I was going through, like all of us, मतलब हम सभी लोगों का ये एकदम मतलब 12th standard was the worst, 11th was the worst, and 12th was like close enough. And I was also in that space where I was going through my preparation for my 12th boards. And I had already been very active on the internet. मैं बहुत सारे forums का part था उस टाइम पे. Facebook Twitter वगैरह नहीं होता था इतना. Facebook नया था बहुत, but Twitter तो था ही नहीं. And this is 2008, March of 2008 is when YK started. So उस समय तो कुछ social media के around understanding बहुत ही कम थी. And I had already been on the internet because my brother, who's also a social entrepreneur, he had studied कंप्यूटर साइंसेस. तो उनकी वजह से हमारे घर में पहली बार कंप्यूटर आया था. एंड आई रिमेंबर ही हैड अ प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज 12 और 13 कि ही हैज टू क्रिएट अ वेबसाइट. सो दैट्स व्हेन blogging had just come up. Like, it was just a very new, very rare concept. So it had just come up, and उस टाइम पे मुझे लगा कि वाह, मतलब you can publish something on the internet and somebody sitting in US can read it. मतलब that was my idea कि इंडिया में बैठ के छापो तो अमेरिका में बैठ के कोई पढ़ सकता है. एंड उस टाइम पे मैंने कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग ब्लॉग्स शुरू करी थी, पोएट्री और ये वो. बट आई थिंक व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड इज व्हेन आई started feeling that there is so much happening around us, because my parents, they used to love watching the news. So I would also watch the news, and I used to think that there's so much happening around us, but ना ही मुझे अपने जैसा कोई इंसान न्यूज़ में दिख रहा है. एंड मैंने ऐसे अपने जैसा, आई मीन यंग. और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि मीडिया, जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है, वो सिटीजन्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है. वो सिर्फ उनके बारे में क्यों बात कर रहा है जो कि पावरफुल पोजीशंस में है. तो दैट स्टार्टेड इरिटेटिंग मी अ लिटिल बिट. एंड व्हेन आई स्पोक विद माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स एंड माय peers, आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि फर्क नहीं पड़ता है लोगों को, और हम सब ऐसे कल्चर में ग्रो हो रहे हैं जहाँ पर जो कॉमन सिटीजन है वो इतना कॉमन, उसका आइडिया इतना कॉमन बन चुका है कि their importance has diminished. So, and especially if you're young, like the world will tell you that you are young, you are the future of the world, and this and that, but the world will not do anything to make your voice actually matter, or to include your voice in decision making. So I was very irritated at that time with this reality. And blogging came as a very natural response. So I started Youth Ki Awaaz. Initially, it was youthkiawaz.blogspot.com, and I used to write my own opinions on issues around me and the way I saw them. But very quickly, I kind of realized कि यार, I am not the only one. लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जिनके लिए बहुत मुश्किल होती है. एंड आवाज़ उठाना अपने आप में एक बहुत ही करेजियस एक्ट है. एंड ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है. वी ग्रो अप इन अ कल्चर ऑफ साइलेंस, नॉट इन अ कल्चर ऑफ स्पीकिंग अप. सो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो उसको अपने कल्चर का हिस्सा बनाने के लिए कुछ करना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट रियली helped me turn Youth Ki Awaaz from a personal blog within the first 3-4 months into a more public platform, and that's what got the journey started. जी, तो वाईके के फंड्स आप कैसे मैनेज करते हैं? इज़ इट यूज़र कस्टमर ड्रिवन कंप्लीटली बिज़नेस मॉडल, या इज़ इट एडवर्टाइजिंग? नहीं, सो इट्स नॉट यूजर ड्रिवन एंड इट्स नॉट एडवर्टाइजिंग ड्रिवन, दोनों में से कोई भी नहीं है. बेसिकली हम लोग नॉन प्रॉफिट्स के साथ टाई अप करते हैं. सो देर आर वेरी मेनी मेनी हाई इम्पैक्ट नॉन प्रॉफिट, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, मलाला फंड है. अभी रिसेंटली हम लोगों ने वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल, जो कि यूएन की एजेंसी है, उनके साथ टाई अप किया था. इंडियन नॉन प्रॉफिट्स के साथ भी हम लोग बहुत ज़्यादा टाई अप करते हैं, बहुत सारे कोलैबोरेशंस करते हैं. And basically we help them use the Youth Ki Awaaz platform to talk about the issues that they care about and see what young people think about it. So uske through we are able to also raise some sponsorship through them. And typically, organizations like the UN, etc., they are very supportive of young people speaking up on the kind of issues they're working on. So we are able to raise some money from them and support the organizational work that we do. Then we pre-COVID, we used to organize 2-3 annual events. We used to get sponsorship from it, and we used to support the organization from that. So if you see the website, it's completely advertisement free. You won't find a single ad on the website. So we never really fell in that trap of doing an ad, कि ad से clicks करके हम लोग पैसे कमाएंगे, because I thought that that model is very reductive.
because we're an impact platform, business model also had to be impact driven. And that's where this whole working with the nonprofits that have the budgets to support your work kind of came in. And wahan se fir it got started, and then now we've worked with companies also. We work with for profits corporates also, which have an intent to doing good, and they have very active initiatives that they are using to kind of make sure that issues like air pollution, for example, and many others, they get addressed, menstrual hygiene, for example, and so on. So that's how we fund ourselves. बिल्कुल। अंशुल, अपने कुछ आप अपने वो टाइम बताओगे जब आपको आपके प्रिविलेजेस थोड़े रियलाइज होने लग गए थे? प्रोबेबली आपके इनिशियल इयर्स होंगे ये, आफ्टर हम्म, स्कूल, कॉलेज, व्हेन यू रियलाइज कि आप जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हो वो काफ़ी प्रिविलेज्ड है। हम्म। एंड हाउ डिड दैट इम्पैक्टेड योर शेपिंग एंड इवेंचुअली आपने जो प्लेटफॉर्म बिल्ड करा? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन यार वंदित। किसी ने पूछा नहीं है मुझसे आज तक, बट आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। सो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स यू नो अपनी दिक्कतों के बारे में बताते हैं। एंड जैसे मतलब आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, माई पेरेंट्स ऑल्सो हैड टू पुट अप विद अ लॉट एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपको रियलाइज होता है कि um, हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर जनरेशन में अपने इश्यूज होते हैं। हमारे से एक जनरेशन पहले या 5 जनरेशन पहले हमारे पास इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अब हमारे पास बहुत एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। एंड धीरे-धीरे करके हमारे प्रिविलेजेस और हमारा एक्सेस इवॉल्व होता रहता है। सो आई थिंक जब इनिशियली जब मुझे ये कन्वर्सेशन समझ में आने लगी कि प्रिविलेज कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे समझा जाए इसको, ताकि मैं अपने बिकॉज़ हम मतलब हर इंसान के लिए एक थोड़ा-सा वियर्ड डाइकोटोमी होती है कि हम अपने पेरेंट्स की मेहनत को कैसे ना नेगेट करें, लेकिन साथ-साथ ये भी समझें कि जस्ट बिकॉज़ आई एम अ मैन, फॉर एग्जांपल सिस मैन, or I come from a caste which is a privileged caste, or because I come from a religion which is a majority religion. डोमिनेंट। What impact does that have in the way I've been treated, for example, all my life, right? मेरे क्लासरूम में मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिला, मुझे कॉलेज में कैसा ट्रीटमेंट मिला, मेरे को वर्क प्लेस पे कैसा ट्रीटमेंट मिला, मुझे कोलीग्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसा ट्रीटमेंट मिला। आई थिंक धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। माय फर्स्ट रियलाइज़ेशन एक्चुअली हैपेंड ऑफ माय प्रिविलेज व्हेन आई हैड just gotten done with school and I entered college, and this is an incident that happened actually in college which made me feel कि ऐसा मेरे साथ शायद कभी ना हो, क्योंकि what I saw really shocked me. I had a colleague, not a colleague, sorry, a classmate who is Muslim, and आई कुड विजिबली टेल कि जो मेरे प्रोफेसर, एक मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, जो जिस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं उस तरीके से मेरे साथ बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते हैं, और ना ही सिर्फ मेरे साथ, बहुत सारे और स्टूडेंट्स के साथ बिहेव नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में आई थी अपने कॉलेज में कि जो मेरे क्लासमेट्स थे जो कि रिजर्वेशन के थ्रू जिनका एडमिशन हुआ था, और जो स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते थे, उनके साथ जो जिस तरीके से मज़ाक किए जाते थे हमारे क्लासमेट्स और बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा, अम, वो मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल करने लग गया था एक पॉइंट पे, बिकॉज़ मैं उस समय ऑलरेडी यूथ की आवाज़ चला रहा था। तो थोड़ा-थोड़ा आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इश्यूज़, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि देयर इज़ लाइक अ डीप रूटेड कास्टिज़्म एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आदिवासी पीपल इन इंडिया। बट व्हेन आई सॉ द वेरी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इन माय कॉलेज इज़ व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको समझना शुरू भी कर सकते हैं कि मतलब just my identity is a huge privilege that I have. So it kind of started in college, first year actually, Vandit. एंड कुछ आपके ऐसे कुछ बायसेस बताओगे आप अंशुल, जो आपने खुद ओवरकम करे हो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम? एंड इसका मेरा फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि एज अ प्लेटफॉर्म वाई के ए ने व्हाट आपके क्या पॉलिसीज रहे हैं टू मेक योर वर्क प्लेस मोर इंक्लूसिव? Hmm. So, slowly and steadily, I think मुझे धीरे-धीरे, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझना शुरू किया कि हमारे सोसाइटी में हाउ डज़ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली वर्क। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, जब मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट में डैबल करना शुरू किया। Obviously I came across the term feminism,
And when you come across it for the first time, for many people, the easiest access to feminism and information around it, especially on social media and forums, that you get is all information that goes against feminism, right? That goes against the principles of feminism. And you have such a big community of people saying कि भाई हम ह्यूमनिस्ट हैं, हम इक्वलिस्ट हैं, लेकिन हम फेमिनिस्ट नहीं हैं बिकॉज मेन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. And I think शुरू-शुरू में 2010 में I ended up falling in that trap as well. I kind of started feeling कि why are we, saying that इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर हम लोग स्पेसिफिकली एक जेंडर की बात कर रहे हैं. एकदम रिडक्टिव bullshit, honestly. So, that happened. But very quickly, I think within the first couple of months of me starting to consume that content and talking to people, I actually met a person through my work, and she used to work in this space of feminism for young people, and I attended a couple of workshops that they used to organize, and it just completely changed my perspective. It just helped me cut the bullshit out of the bias that I had and really understand what feminism stood for, at least from that point of view at that time. Obviously तब से अब तक अंडरस्टैंडिंग बहुत इवॉल्व हो चुकी है, 10 साल हो गए हैं. लेकिन एटलीस्ट एक इनिशिएशन मेरा हो पाया उस आइडिया में एंड आइडियोलॉजी में, एंड आई वाज एबल टू वर्क ऑन माय ओन बायस अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ फेमिनिज्म कि मतलब क्यों हम लोगों के लिए it's an important identity, and it's an important way of life actually. And I was able to kind of understand that a little bit. So I think that was my first time dealing with something that I did not fully understand, and that led to a weird bias that I may have developed at that time. जहाँ तक हमारे workplace policies की बात है वंदित, तो as of right now, and obviously we all go through an evolution in terms of how we build our organizations. As of right now, we strive to have good gender representation in YK. There are more women than men, for example. We always strive to make sure that we're also able to reach out to trans candidates as much as possible, and we try and make an effort to make sure कि जितने भी हम लोग सर्वेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई के डज अ लॉट ऑफ सर्वेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग नॉन बाइनरी इंक्लूजन रखें उसमें, ताकि हम लोग एकदम मतलब बाइनरी बेस्ड सर्वेज ना कंडक्ट करें. तो हम लोग वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली उसके बारे में सोचते हैं. हम लोग एक और चीज़ पे फोकस करते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि वाईके में लीडरशिप पोजीशंस पे दलित एंड आदिवासी यूथ कैसे आ सकें, और हम लोग किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस उनके अराउंड डिज़ाइन कर सकें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है लीडरशिप पोजीशंस में इन कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन पे काम कर सकें. काफ़ी हद तक मतलब दो मेन पोजीशंस में हम लोग ऐसा कर पाए हैं. वाईके में मेरे ख्याल से 6-7 ऐसे पोजीशंस हैं जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और जितना हद तक हो सके हम लोग रिप्रेजेंटेशन को जो है और ज़्यादा बेहतर बना सकें वाईके में. अंशुल, इसमें थैंक्स फॉर शेयरिंग आपके बेस्ट केस प्रैक्टिसेस. इसमें आपका और रेशियो कैसा चल रहा है अभी व्हेन इट कम्स टू अपर कास्ट वर्सेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? So, Vandit, right now, the way it's working is we are a team of 13 people, 12, 13 people right now. And इसमें out of the 12, 13 people, 4 of our team members are from one of the two groups that you mentioned. हम्म. ऑल राइट, गॉट इट. And तो उनमें से 2 लोग या leadership positions पे हैं. 2 लोग लीडरशिप पोजीशन में. आप एज़ अ जी. एंटरप्रेन्योर हाउ आप ये देखते हैं कि आगे ना पीछे कहीं न कहीं ये जो एक द्वंद होता है, जो जो एक बिग सॉर्ट ऑफ एक डिस्प्यूट होता है, हम्म, कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एक ग्रुप को ऑब्वियसली नेग्लेक्टेड फील होता है. टिपिकली वो एक हम्म, प्रिविलेज ग्रुप होता है, डोमिनेंट ग्रुप होता है. तो उनकी हम्म, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या उनको सेंसिटाइज करना कि एंड लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब वो आई थिंक हम्म, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज एस्पायर कहीं ना कहीं तो वो करते ही हैं, हमारा प्रमोशन हम्म, हो, हम आगे बढ़े. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट्स जस्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रिंसिपल कि ये जो आप जो हम एक सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट एज एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी पॉडकास्ट कभी बड़ा होगा, मेरी टीम होगी, तो उसमें हम्म, हम्म, रिप्रेजेंटेशन हम मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ.
तो हाँ। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट एक आता है डोमिनेंट ग्रुप में और वर्सेस जिनको हम थोड़ा अफर्मेटिव एक्शन देके आगे बढ़ा रहे हैं या हम्म। कोशिश कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की, तो वो आपने सोचा है कि वो कैसे आप मैनेज करेंगे आगे कभी आता अ, है तो? बहुत अच्छा सवाल है वंदित ये तो। पहली बात तो ये कि थैंकफुली अभी तक ऐसा हम लोगों ने चैलेंज फेस नहीं किया है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर फेस नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि हम फेस करेंगे नहीं। और आई थिंक उसके लिए एक चीज़ जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा जिस पे एम्फोसाइज़ करते हैं वो ये है कि हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है जब हम किसी को हायर करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। उसमें हम लोग 3, 4 कभी-कभी 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ करते हैं ये समझने के लिए, और रिटन टेस्ट वगैरह भी होते हैं ये समझने के लिए कि जिसको हम हायर करने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेशन के अराउंड और मार्जिनलाइजेशन के अराउंड कैसी है। बिकॉज कई सारी जो इनहेरेंट बायसेस निकल के आती हैं वर्क प्लेस में वो हमारे सॉरी कई सारी जो बायसेस निकल के आती हैं वर्क प्लेस में वो हमारी इनहेरेंट बायसेस होती हैं। एंड ऑब्वियसली जब हम कोई इंटरव्यू प्रोसेस करते हैं या टेस्ट करते हैं उसमें आप 100% इंसान को जान नहीं सकते हैं, but it's a good process to understand whether the person that you're about to hire believes in inclusive principles or not, because काफी हद तक that can help you build a team that does not think of identities when it comes to promotions and organizational growth and things like that, and believes in progressive and liberal principles. So I think interview processes चाहे कहीं भी हो, चाहे वो आपका पॉडकास्ट हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आई थिंक उसमें अगर शुरुआत से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें तो आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। द सेकेंड थिंग इज दैट इट बिकम्स क्रिटिकल कि मतलब जब छोटी टीम होती है 10-15 लोग हैं 20 लोग हैं तो उसमें एक कामराडरी ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज लोग ही बहुत कम हैं तो सारे जितना भी लोड होता है वो शेयर होता है। लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होती जाती है एंड दैट्स द प्लान दैट वी आल्सो हैव, हम लोगों ने धीरे धीरे करके सेंसिटिविटी ट्रेनिंग शुरू करी है। हम लोग और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे जब हम लोगों ने अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पॉलिसी एस्टैब्लिश करी थी तब हम लोगों ने क्रिया नाम के एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम करना शुरू किया था टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि पॉलिसीज क्या हैं, वर्क प्लेस एटिकेट क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कम्युनिटीज वी प्लान टू डू द सेम। हमारी ऑलरेडी कुछ बहुत ही मतलब बहुत ही वैल्यूबल कोलैबोरेशंस हैं with organizations like National Campaign on Dalit Human Rights and a couple of others, and we are hoping to really kind of work with those organizations and build policies that can actually be effective। जब हम स्केल करना शुरू करें 20 से 100 लोगों तक जाने की सबकी इच्छा होती है, तो जब हम भी उस लेवल पे पहुंचें और जैसे ही हम लोग उस रास्ते पे जाएं हम लोग भी उसको जो है ढंग से मैप कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हुँ, बिल्कुल। अंशुल, एक एक ट्रिकी क्वेश्चन, है ना? हम्म। मतलब मान लो आपने अभी जो बताया कि जो आपके 4 से 6 आपके फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं। मान लो हम्म। आपका ये पॉडकास्ट सुन के कोई आपके पास आता है जिसने आपको पहले कभी इंटरव्यू दिया हो और वो आपको ये बोलता है कि आपने क्या मुझे इसलिए रिजेक्ट करा क्योंकि शायद मेरा रिज़र्वेशन पे या रिप्रेजेंटेशन पे एक सिमिलर स्टांस नहीं था, हम्म। और वो उसको ये लगता है कि शायद ये फेयर नहीं था, तो आपका हम्म। क्या रिएक्शन रहेगा? एक्चुअली वंदित बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिकॉज अभी ना वाई के ऑर्गेनाइजेशन में जैसे pretty much all of my staff, pretty much क्या all of my staff, they very boldly and openly identify as feminist। मैं एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूँ। जी, तो और क्या होता है कई बार कि लोग इंटरव्यू में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं आई डोंट आइडेंटिफाई एज अ फेमिनिस्ट बट हाँ आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है जो लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। जी। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो ये बोल रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे कि नहीं आप नहीं आ सकते हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वाईके में देखना वो ये है कि स्कोप क्या है इंसान का सीखने का। बिकॉज वी डोंट बिलीव वंदित दैट पीपल आर बॉर्न परफेक्ट, right? None of us are born perfect. We all learn, and our access to information changes from time to time, and it varies from our upbringing to our friendships that we've had, to the kind of people that we associate with, to the kind of friends we have on social media and content we access. So it becomes very important for us to know कि what is the scope for somebody to understand कि मैं सीख सकता हूँ इसके बारे में, एंड या मैं सीख सकती हूँ इसके बारे में। एंड बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि लोग ज्वाइन करते हैं वाई के
by not being sure of whether what is feminism, kaise socha jaye iske bare mein, etc etc. And they join the organization, and within a couple of weeks they're able to already begin understanding the issue properly, and they already feel more comfortable identifying as a feminist. This is one parallel example that I'm giving you. Now when it comes to जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी की बात करें, ये यू आर राइट, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और ये बहुत ही टची टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार रिजर्वेशन इज फालतू, एंड वी शुड नॉट हैव रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एनीवेयर, एंड इट्स नॉट द राइट स्टेप फॉरवर्ड. The basic principle that we want to question such people on is whether they believe that if a community has been traditionally marginalized, should efforts be made to bring them forward, right? And if a person principally disagrees with that idea, then yeah, it can totally impact their employment with Youth Ki Awaaz. And we are not ashamed of saying that it can impact their employment with Youth Ki Awaaz. If that was the main reason why we had let go of them, then I mean, it is what it is. I can't do much about it, because if if you're 30, you've had access to all the information, you've been on the internet, and you know that YK is a social justice organization, it is a pro rights organization, it is a pro choice organization, it is an organization that believes in representation. हमारे जॉब एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि हम प्रेफरेंस देंगे कम्युनिटीज को, हमारे पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि आप वर्क प्लेस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं when it comes to talking to people from or about people from different marginalized communities. तो it's a very core principle of the organization. तो अगर कोई उस पे खरा नहीं उतर पा रहा है, जो इक्वालिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं विश्वास करता है, तो फिर उसके लिए वाईके में एग्जिस्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमारी टीम में अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो फ्यूचर में, और खासकर लीडरशिप पोजिशंस पे, तो it will become even more difficult for this person to culturally fit into the organization. So the way I look at it, Vandit, is that all of this, the question that you asked me, is a critical part of a cultural fit, कि आप culturally fit होते हो organization में कि नहीं होते हो, and हो सकता है आप नहीं होते हो, and हो सकता है उसका reason ये हो कि आप inherently ये believe नहीं करते हो कि एक community जो कि traditionally marginalized है उसके लिए special efforts किए जाने चाहिए उसको आगे लाने के लिए. तो I mean, that is what it is, that's your reality. Similarly, this is our reality, that we want to represent the issue in a certain way, and we stand by it. बिल्कुल. आई थिंक मैं मेरी स्क्रूटनी टुवर्ड्स यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर फॉर नाउ. So yes, yes, and no, thank you for sharing everything. And ये मैं purposely I was trying to put you on spot because as two fellow progressives, it is important that we hold each other accountable with high values and high regards. तो I agree. yes. I completely agree. तो यस, तो यहाँ से अंशुल थोड़ा-सा मैं मूव करना चाहूँगा Hmm. कि आपने एक यूनिक सा स्पेस आपने ट्राई टू कैप्चर करने की कोशिश करी है Hmm. वाया वाईके. पहले मुझे ये बताओ कि इनिशियली हाउ वाज इट, द challenges that you faced, Hmm. and then we can move towards how the role of social media has changed over the past few years. Sure, sure. Initially, Vandit, as I said, it started as a personal blog, but within the first couple of months, मेरे ख्याल से मुझे एक बहुत ही strong belief हो गया था इस प्लेटफॉर्म की पावर में, and not just इस प्लेटफॉर्म की पावर में, but just in the power of people speaking up and their ability to raise their voice and create an impact. So it became a very, very important aspect of my life very early on. I remember working almost 12, I mean, I was in school and college at that time, but beyond school and college, I remember working 10 to 12 hours overnight many times, not sleeping nights at a stretch, just to make sure that there was enough content on the blog, there was enough issues being written about, there was enough representation of those issues on the blog, and so on. I think इनिशियली जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था, जब जब मैंने इसको एक पर्सनल ब्लॉग से एक ज़्यादा पब्लिक फोरम में कन्वर्ट किया, सबसे बड़ा जो मेरा चैलेंज था उस टाइम पे वो ये था कि किस तरीके से मैं इसको सस्टेन करूं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए. आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप प्लेटफॉर्म क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी हैं, आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ डू यू build financial value out of something that has a lot of social value but isn't something that people might want to pay for.
And I think it took me a very long time to just reach basic sustainability. And basic sustainability मतलब कि मुझे महीने के I was getting done with college and I was thinking कि महीने के 5,000 रुपये मिल जाए मुझे, तो I can convince my parents कि अभी थोड़ा I want to hold off on my post grad, and I want to just focus on building the platform. And in the $5,000 I get, I can fund my travel to meet potential sponsors and potential partners and this and that. So the biggest challenge initially was to build the financial sustainable model. Parallelly, I think the simultaneous challenge at a very fundamental level was कि उस time पे internet was not being used to speak up on social justice issues. So how do you convince people? And this is the time when basically big brands, जैसे अभी सब हर brand social media पे ज़्यादा खर्च करता है, अखबार में और magazine में कम खर्च करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। उस टाइम पे सिनेरियो वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। सोशल मीडिया वाज लुक्ड एट वेरी स्केप्टिकली एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज वर स्पेंडिंग ऑन न्यूज़पेपर्स एंड magazines for their advertisement. So to walk into an office as a 18-19 year old and convince them that there is value in supporting something like this was a huge problem. The second thing was, this wasn't just a problem with the companies and sponsors. This was also a problem with the general sensibility of कि internet क्या कर सकता है, क्या impact create कर सकता है. So when I would go and talk to people कि अच्छा this is a space that I'm creating, you should come and write on it, the general skepticism was कि internet पे लिखने से कुछ नहीं होता है. And I think the first barrier for me to cross was that कि मतलब इंटरनेट पे लिखने से बहुत कुछ हो सकता है, इंटरनेट पे अपनी आवाज उठाने से बहुत कुछ हो सकता है. एंड इट्स नॉट लाइक आई एम पिटिंग इंटरनेट अगेंस्ट ऑफलाइन एक्टिविज्म, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंटरनेट एंड any form of activism need to go hand in hand, ताकि उस आवाज को और ज्यादा एम्पलीफाई किया जा सके और लोगों तक ले जाया जा सके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई फील it's very very important, it became very very important for me to first begin by um, just setting some context around what the internet can do for people, for activism, for academics, for researchers, for brands, for non-profits, everybody. And I think initially the challenges largely revolved around that kind of an understanding. Dheere dheere, of course, as the platform evolved, getting the right people, making sure that you are able to recruit the right kind of staff, making sure that you're able to kind of get traffic, etc etc. Those were operational challenges, but I don't see them as very phenomenal challenges, because वो हर किसी के लिए होता है, मतलब it's not something unique to me. I think that happens to every single entrepreneur or every single person trying to build something, and that's what I also faced when I was building YK initially. एंड आपका फर्स्ट ब्रेक थ्रू कौन सा मोमेंट कब था, बिग ब्रेक टाइप्स? एक्चुअली दो मोमेंट्स थे. एक 2010 में 2010 की जनवरी में हम लोगों ने वाईके पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक राइटर ट्रेनिंग प्रोग्राम. और वो इसलिए किया था क्योंकि वाईके पे लोग लिख नहीं रहे थे, एंड हम लोग, मतलब मैं शुरू से चाहता था कि एक यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म हो, लोग लिख नहीं रहे थे. तो उसके अराउंड एक प्रोग्राम शुरू किया मैंने. मैंने और मेरी एक बहुत ही अर्ली कोलीग थी, पारुल साबरवाल, जो मेरे कॉलेज में मेरी फ्रेंड हुआ करती थी. हम लोगों ने मिलके किया कि जो भी मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा था, तो जो भी हम जर्नलिज्म में पढ़ रहे हैं अबाउट राइटिंग एंड एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इश्यूज, क्या हम उसको एक महीने के फ्री मॉड्यूल में कन्वर्ट करके लोगों को एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ऑफर कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे. तो वहां से शुरू हुआ था, बिकॉज वी थॉट दैट इफ पीपल आर नॉट इनहेरेंटली इंक्लाइंड टुवर्ड स्पीकिंग अप, व्हाट इफ वी पैकेज्ड इट एज अ करियर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कि मतलब आप लिखना सीखो और अपना करियर इंप्रूव करो, लेकिन हम आपको उन इश्यूज पे लिखवाएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. So that's how that program, when it started, it wasn't a big hit, but then after the first 3 or 4 months, it got published in the Times Education newspaper that used to come, that summer internships for you and blah blah blah. तो उसमें one of the internships was a youth की आवाज internship. उसके अगले महीने से मतलब हम लोगों को हजारों applications आने लग गए from across the country. And we were just two of us. We did not even have the capacity to take on more than 5 interns or 5 trainees each. But we started off on it, and we were both volunteering our time. So we started off on it, and धीरे धीरे करके that became the breakthrough for us in terms of really transitioning from a
a blog where 10 people were writing to a platform where 100 200 people were writing every month. So that was one very critical breakthrough initially. The second was a 2011 story around the Middle Eastern crisis that was happening, and the story was very, it was a very powerful story of a guy whose father was stuck in Libya, and he wrote about how the rescue missions are delayed to Libya, and that's why his father may not make it. And that story started a whole, by that time Twitter was there, started an uproar on Twitter. The writer was on different news channels, the mother was on NDTV, and काफी कुछ हुआ. And basically rescue operations जो हैं वो थोड़ा सा advance कर दिए गए because the traditional media also got involved in that story. But उसके उस story के time पे was the first time I think it hit all of us who were working at YK and many of our partners that अपनी कहानी बताने से बहुत कुछ हो सकता है, एंड इट कैन रियली रीच प्लेसेस. सो आई थिंक दो मेजर ब्रेक थ्रू मोमेंट्स थे, एक 2010 की शुरुआत में और एक 2011 के अगस्त सितंबर के टाइम पे. आई थिंक एक और मोमेंट था, आप मिस कर गए, बताइए. जब आपने प्रेसिडेंट ओबामा को होस्ट करा था. हाँ, 2017 में मैंने प्रेसिडेंट ओबामा को होस्ट किया था. इंटरेस्टिंग मोमेंट था काफ़ी. हाँ, टेल मी अबाउट दैट यार. मतलब आई वाज, मतलब मैंने उनकी बुक अभी खत्म करी है, जो जो लेटेस्ट आई है, हम्म. एंड द प्रॉमिस्ड लैंड, एंड आई रियली रियली बाय द एंड ऑफ द बुक आई रियली विश्ड कि यार वो कभी मेरे पॉडकास्ट पे आए. तो एंड ड्यूरिंग द टाइम वी स्टार्टेड कन्वर्सिंग, एंड मैंने फिर आपका पोस्ट देखा विद प्रेसिडेंट ओबामा. दैट वाज लाइक डूड, लाइक दैट्स क्वाइट कूल. दैट वाज लाइक हैशटैग रिस्पेक्ट मोमेंट. यस. सो प्रेसिडेंट ओबामा, यार तो हम हुआ क्या कि I got an email, random, I think it was just like a newsletter, saying that President Obama is going to be in India and he'll do Obama Foundation will do a town hall. And उसके लिए application email था कि if you want to be in the audience, you can apply. So, like many people, I applied. And आई थिंक उसके कुछ टाइम पहले, दे 2 या 3 महीने ऐसा कुछ पहले, दे हैड स्टार्टेड सेंडिंग आउट इनवाइट्स कि अच्छा यू आर इन, तुम आ सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई हैडंट गॉट एन इनवाइट एट दैट टाइम एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि पता नहीं मुझे जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, because I was super curious. I wanted to ask him a couple of questions, and I really wanted to attend. फिर हुआ क्या कि I got an email from the Obama Foundation saying that हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो टाइप बना रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट ओबामा की टॉक के पहले प्ले होगा, एंड वी आर डूइंग 2 videos and one of those stories we wanted to be your story. So I was like, over the top, I was like, wow yaar, matlab this is amazing, fantastic opportunity to like be like an opening video for a President Obama town hall. And they came to my office, they shot the video over a couple of days, they made a really powerful video, 30-40 second video of the kind of work that YK does. It was great, it was a fantastic experience. And while the video was going, when the shoot was going on, I got a separate email from the Obama Foundation saying, and this was literally just 2 days before the Obama Foundation town hall, saying that they're very keen to have me at the town hall, but they want to also meet me. So I was a bit taken aback. Ki matlab, are they meeting everyone, or is it like an interview, or what is it? So I went to meet them, and the moment I met them, they were like, ki, we've been thinking about it, and we have been looking at a couple of profiles, and we want you to host the town hall with President Obama, and you have 1 day to prepare. So I was like, okay, then. I was God. completely taken aback. I had to write a speech, and I had to prepare some questions for him, and I had to. So the town hall was, I think, in the evening. I don't remember the exact time, but I think it was 5 p.m. or 6 p.m. or something. But I had to reach in the morning at 7 a.m. To the venue. So I got done. I wrote my speech. I sent it to them in advance. Got their feedback. I went to the town hall, and I was there. I couldn't sleep one night before, so I was there in the morning. And by the worst thing that could have happened, by the time President Obama arrived, I was so sleepy that I was barely able to open my eyes. Okay, so I quickly washed my face. I went to meet him. Obviously, like, he's extremely energetic. So, and his energy is infectious. So I woke up instantly that okay, I'm standing with President Obama. Um, Dude. and then went to the stage. We had a
very interesting town hall. The actual discussion was, if you see the discussion, it was mostly him. I was just kind of, moderating a little bit of the audience questions. I wasn't really doing a lot on the stage, but of course, like for me personally, it was a really good moment getting to meet him and getting to also ask him questions, and really kind of connecting with the kind of work that he's doing at the Obama Foundation. So it was a very, personally, a very big moment for me, obviously, meeting him and talking to him. वाह! वाह यार! आई मीन टोटली एनवी राइट नाउ यार काफ़ी सही। एनीवे यार अंशुल कमिंग बैक हाँ, एंड सो हाँ, तो आई एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग आपने जो कुछ चैलेंजेस बताए वाईके के अराउंड। मुझे ये बताओ कि आपने तो पूरी जर्नी देखी है ना, मतलब पहले तो जो सोशल मीडिया को शायद एज़ अ सोशल जस्टिस प्लेटफ़ॉर्म या एनी प्लेटफ़ॉर्म दैट जहाँ पे ओपिनियन शेयर हो सकें और हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें, उस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म देखा नहीं जा रहा था। और वहाँ से अब ये स्थिति बन गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारें बनने लगी है या गिरने हम्म, लगी हैं। या हम्म, मतलब अब तो मतलब मैं संसद की डिबेट देख रहा था कल परसों, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्विटर की भैंस चल रही है, वाक़ई में। मतलब हम्म, वो मतलब जिस तरीके से जो भी अभी फार्म लॉज़ के ऊपर डिबेट चल रही थी, मुझे लग रहा था कि ट्विटर से हैंड पिक करके इन्होंने कुछ-कुछ ऐसे ट्वीट्स निकाल लिए हैं और अभी संसद में बात करने लग गए हैं। हाँ, तो फ्रॉम दैट इवोल्यूशन टेल मी या, अबाउट दैट हैव यू विटनेस्ड दैट जर्नी क्लोज़ली? आई थिंक यू हैव, आई जैसा आप हैव, बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नो, आई एक्चुअली हैव, also because a big part of my work has just been to kind of figure out how where does यूथ की आवाज़ go from here, because अभी मतलब हम लोग, जब मैंने शुरू किया था बाइक की, तब दुनिया बहुत अलग थी। और जैसा कि मैंने बताया था वंदित शुरू में, कि लोग आवाज़ उठाने का कॉन्सेप्ट बड़ा नया था इंटरनेट पे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। मतलब अब हर बहुत सारी आवाज़ उठ रही है इंटरनेट पे। चाहे वो सही हो, गलत हो, हम एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वो अलग बात है, लेकिन लोग जो भी बोलना चाहें बोल रहे हैं इंटरनेट पे। और टिकटॉक के आने और जाने से मतलब और बहुत लोग ये समझ चुके हैं कि इंटरनेट इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन हैव देयर ओन कॉर्नर, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। सो आई फील, एक तो जो एवोल्यूशन हुआ है उसका एक हिस्सा ये है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद है, कि अब ये आइडिया कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, वो मेन स्ट्रीम हो गया है। लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ, बिकॉज़ सी इंटरनेट ने हम लोगों को, सोशल मीडिया ने हम लोगों को ये ताकत दी है कि हम लोगों से कनेक्ट कर सकें एट अ फास्टर रेट दैन एनीथिंग एल्स। सो ऑब्वियसली दैट कनेक्शन आल्सो मीन्स दैट हम लोग अपने बायसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं, पोलराइज़ेशन को मेनस्ट्रीम कर सकते हैं, डिसइन्फॉर्मेशन को मेनस्ट्रीम कर सकते हैं। फेक न्यूज़ हैज़ बिकम सच अ बिग इश्यू बिकॉज़ इट्स स्प्रेडिंग सो फास्ट। Um, Not because it has now come to being. It existed earlier also, but the spread was not as fast as it is today. So I think, I've personally seen it closely. Obviously, it's something that also keeps me up at night, कि मतलब मतलब जो सवाल मैं पूछता हूँ ये, कि इस प्रॉब्लम को एट स्केल कैसे सॉल्व किया जाए। कि आपने मतलब हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसपे हम लोग फेक न्यूज़ को काउंटर करें, बट कितने लोग पढ़ेंगे उससे, और हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे आइडियोलॉजी के सिर्फ लोग ना पढ़ें और सब कोई पढ़े, और उनकी थिंकिंग एक्चुअली बदले। तो एट स्केल कैसे इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन बन सकता है, इसके बारे में मैं मतलब लिटरली हर रोज़ 25 बार सोचता हूँ कि क्या किया जा सकता है इसके बारे में। सो आई थिंक ऑब्वियसली इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली इवॉल्व हो गया है। एंड मैं एक्चुअली अपनी बात में खो गया, क्वेश्चन भूल गया, सॉरी। क्या, व्हाट वाज़ द क्वेश्चन दैट यू मैं हैड? बस द क्वेश्चन वाज़ कि आप बस ये कि मतलब वो आपने चेंज जो देखा था वो कैसा था और मतलब हाउ वाज़ दैट चेंज या मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट एटसेट्रा? Yeah. हाँ, so मतलब, yeah, the change is quite drastic. The way I saw it is that, when obviously, like when you're young and you're building something idealistically, you obviously hope कि दुनिया बेहतर होगी और वर्स ऑफ नहीं होगी। लेकिन आई थिंक उसमें थोड़ा सा अभी काम बाकी है उसको बेहतर बनाने में। हर किसी के लिए, सिर्फ वाईके के लिए या सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर किसी के लिए अभी बहुत काम बाकी है उसमें। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने इस एवोल्यूशन को होते हुए देखा है, आई थिंक पिछले कुछ सालों में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली बदला है। एंड आई थिंक बहुत हम में से कई लोग जो कि इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी लेंस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर जस्ट राइट नाउ प्लेइंग कैच अप विद द प्रॉब्लम, टू बी ऑनेस्ट। कि मतलब हुआ क्या एग्ज़ैक्टली और ये बदलाव आया कैसे, और हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा उसको देखने का अलग पर्सपेक्टिव है, आपका देखने का अलग पर्सपेक्टिव होगा। And I think the generation to bear the biggest brunt, because I have seen the evolution, so have you. You would have also seen the evolution, right? You would have seen it
go from a place which was not as polarized to a place which is just like full of venom. So and I'm pretty sure it concerns you also कि क्या मतलब कैसे इसको figure out किया जाए. But I often think about people, हम मतलब क्योंकि हमने transition देखा है, I think थोड़ा सा privilege है हमारे पास of knowing a better world. But I often think about people who are now 13, 14 getting access to the internet, and this is the norm for them. And they haven't had access to a better internet. They haven't had access to a cleaner internet. They haven't had access to a place where it was shameful to be racist, for example. They know an internet where it's you can shamelessly be a bigot, essentially. So I think जी what concerns me a lot more is that this will lead to a higher degree of a cultural problem than we can imagine, and that we than I or you or anybody can verbalize right now. I think it will lead to a bigger problem than that. And matlab, solution to I think is something that I don't have, but it's something that I definitely constantly think of. आई थिंक मतलब आपका कंसर्न मैं और काफ़ी लोग आई एम श्योर शेयर करते हैं। मेरा बस ये एक जो मेरा एनालिसिस रहा है और जब मैंने इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डीप सोचने की कोशिश करी है, एक एक ये होता है कि आई थिंक दिस वी कैन ट्रेस इट बैक टू एक्चुअली प्रेसिडेंट ओबामा's इलेक्शन ओनली इन 2008 कि Hmm. जब उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा था, तो वो एक्चुअली में एक केस स्टडी बन गया था। Yeah. एंड ग्लोबली हम मैं आई थिंक काफ़ी डेमोक्रेटिक लीडर्स ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें और इस्तेमाल करें। अंटिल वन डे आई थिंक पीपल रियलाइज़ कि हमें सोफिस्टिकेटेड होने के इससे ज़्यादा शायद वाइल्ड होने में हमारा ज़्यादा प्रोग्रेशन मिल रहा है। एंड आई थिंक Hmm. दैट इज़ व्हेन प्रोबेबली essentially when people I think politics realize the power of social media, and I will not blame ki x politics या y politics या x party या y party, but in general any politics which thought I think कि जहाँ पे उसको कैपिटल दिखने लगा सोशल मीडिया पे कि Hmm. मतलब इंडिया में आई थिंक 300 मिलियन तो सिर्फ व्हाट्सएप पे है, 300 मिलियन आई थिंक फेसबुक का पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा है। तो हाँ. एसेंशियली आपकी आधी कंट्री एक प्लेटफॉर्म पे अगर आ गई है, Hmm. तो मतलब इट विल बी ओनली फूल ओनली ना वो वहाँ पे उसको यूज़ नहीं करेगा। प्लस आई थिंक वो जब जब अनरेगुलेटेड रहा वो हाँ. and and I think another third point which I thought was that इश्यूज जो कि काफी जो मेरे ख्याल से पोलराइजिंग बोल लो आप उनको या आप उनको एक तरीके से बोल लो कि एक्सट्रीमिस्ट इश्यूज बोल लो और ये मतलब ये तो हर जगह ही दिखेगा आपको कि एक्सट्रीम व्यू पॉइंट Hmm. कि मतलब कि एक्स वाई जी कम्युनिटी के को मार के फेंक देना चाहिए या वर्सेस लाइक हम सब भाई भाई हैं ये हाँ. the other one will obviously will have a certainly a very large traction Yeah, completely. and I think वो उसके बाद से it became something else only, and I think even the initial pioneers of the social media they are उनने भी forecast नहीं करा होगा, and I think they are culprits also। जब हम आज डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका एटसेट्रा और जब हम आई थिंक उनको देख वी अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया Hmm. और अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब ट्विटर को मतलब ट्रम्प को ब्लॉक करना पड़ रहा है तो उसको उस पे मतलब पीपल आर वेरी अफ्रेड और दे आर एंग्री एट ट्विटर। Yeah. तो ये दैट्स माय 2 सेंट्स आई मीन यस No, व्हाट I डू यू agree. थिंक? I agree. Yeah. I think regulation in general is very tricky, right? Because it can do good, but it can also set a very bad precedent. Matlab, it can today be used for good, but the same technology can tomorrow be used for bad. So it's a very I mean I don't know how to sometimes form my own opinion on things like that. Um, but often like I feel that definitely I think in a bid to capture as much as possible of the public conversation and a bid to kind of become the biggest public space, people who run some of the largest social media companies missed out on understanding something very simple, which is that if they don't create an algorithm to understand and probably stop hate from spreading, it will unite people far more than they could have imagined. And मतलब इसके बारे में इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ बोला गया है generationally कि it's not something which is brand new actually. I mean, if somebody would have really cared, they would have read about it and they would have kind of perceptively thought कि अच्छा इसके बारे में कुछ करना चाहिए हम लोगों को. But I guess it's not as simple as maybe you and I are thinking about it. Probably a bit more complicated.
इट इज़ मतलब हाँ, इसका कोई सीधा जवाब नहीं और सॉल्यूशन तो मतलब आई मीन जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट अब एक एक तरीके से 2 हिस्सों में शायद डिवाइड होने वाला है। नॉट इन टर्म्स ऑफ इको चेम्बर्स बट अब तो मतलब हम्म, एक और पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है ट्विटर के, जिसको कू कहा जा रहा है। हाँ हाँ। आपने हाँ, तो एंड वैसे तो मेरा डाउट है कि वो चलेगा, बट हम्म हाइपोथेटिकली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं अज़्यूम भी कर लूँ वो चलता है, तो हम्म क्या ये कहने का मतलब है कि ट्विटर के 2 वर्ज़न्स होंगे? आई मीन ट्विटर एज़ इन एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इट विल मे हैव 2 वर्ज़न्स। एक शायद एक राइट के लिए होगा, एक लिबरल के लिए होगा। तो आई डोंट नो आई मीन ये अगर दैट इफ दैट हैपेंस देन दैट मीन्स यू आर इन एन अल्टीमेट इको चेम्बर सही में। एंड यू नो so very weird to even think about it. या या तो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बता बोला था कि ये जो आई थिंक आज अगर कोई 14 इयर्स है तो प्रोबेबली दे वुड हैव बीन बोर्न इन 2007। हम्म 2007 में आप और मैं शायद मैं मेरा कॉलेज शुरू हो गया था 2009 में। फेसबुक पे हम्म मैं 2-3 साल से था एंड आई हम्म। थिंक जब उनके लिए तो फेसबुक मतलब उनका जब जन्म हुआ होगा तब फेसबुक वाज़ अ गिवन, वाज़ या अ डिफ़ॉल्ट। कंप्लीट। was was like electricity. It is there. It is they have not seen a world without Facebook. या तो आपके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम जो आपने बताया कि बिगेटरी और हेट तो एक नॉर्म है। इसके अलावा डू यू हैव सम और इनसाइट्स दैट हाउ दे आर थिंकिंग द वे दे सी द वर्ल्ड व्यू इज शेपिंग एंड हाउ इज इट शेपिंग फॉर गुड बैड डैमेजिंग कैसे हो रहा है या कुछ अच्छा जो आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो या आपकी टीम ने रिसर्च करा हो? यार generally what we are seeing is, well, it's very difficult for me to give a broad answer on this because obviously it's very difficult to create a representation of young people because young people themselves are so diverse, right? In हम्म all forms, चाहे वो socio-economic background हो, identity based background हो, कुछ भी हो। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी है और ये बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दिस एज एन एक्सपर्ट, आई एम स्पीकिंग ऑन दिस एज एन ऑब्जर्वर. What we've kind of come to understand is that there are, just like any generation growing up, there is a good number of young people, quote unquote Gen Z and younger, who are growing up in a world where there is a deep rooted sense of insecurity building up. Insecurity, be it from the point of view of the fear of missing out that social media and that their peers might be creating, um, और इनसिक्योरिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि मतलब हम लोगों, मतलब मेरे मेरे खानदान में जो है, हमेशा से एक तरह की थिंकिंग चलती आई है कि हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को नीचे दिखा के ही आगे बढ़ना होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो ऑब्वियसली बायसेस इनहेरेंट जो हर जनरेशन में होती हैं वो इस जनरेशन में भी होंगी ही। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है और जो हम लोग बहुत ही एक्टिवली देख रहे हैं वो ये है कि जो यंगर जनरेशन है, जो अभी 14-15 साल के लोग हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़माने में ही पैदा हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया फॉर चैलेंजिंग द नॉर्म इज़ ऑल्सो फार मोर एडवांस्ड। बिकॉज़ इफ यू सी, आई मीन आई डोंट नो इफ यू नोटिस, एक बीच में ट्रेंड चला था जिसमें जेन ज़ी वाज़ बेसिकली ट्रोलिंग आवर डियर प्राइम मिनिस्टर ऑन मिलेनियल्स इंस्टाग्राम। अच्छा या करेक्ट हाँ 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 they were trolling our dear prime minister on Instagram. And if you see the fact that most of the largest climate movements that we see publicly right now are run by teenagers, if you see that there's a sizable number of content जी creators that are coming up who are teenagers. Majority of the if you ignore the content creators created by the Times Group, for example, and you literally look at the content creators that are independent, a majority of them on a platform like Instagram are actually teenagers. People who've migrated from TikTok are also teenagers, right? Even those who went viral on TikTok were teenagers. So I feel the access to information has grown so much that one way to look at it is ki, of course there is insecurity, there is bias, and there is going to be a considerable amount of challenge that they will face. I think एक जो बहुत ही functional problem इस generation के लिए होगा वो ये है कि मतलब ये तो मतलब it's a given thing. If you want to be a good leader, if anybody wants to be a good leader, multiculturalism has to be a very core principle of your life, right? It can't be something that you do on the side. Otherwise, I mean, you can get ahead, but it won't make you a genuinely good leader. um,
and somebody who's being brought up in a world which is thriving on division and not unity will not really grow up feeling very multicultural or believing in multicultural values. So I think एक ये बहुत बड़ा challenge तो है ही है, लेकिन at the same time I feel the coming generation is cutting the crap when it comes to platforms like Twitter, because we are seeing far more Gen Z users actually leaving platforms like Twitter because they are feeling like, we don't want to be a part of noise, for instance. We are seeing far more people creating their own communities offline now. बहुत सारे ऐसे, अभी मैं बात कर रहा था, एक there's a 16-year-old environmental activist in Meerut, Sawan, and he's a part of the YK writers community, and he was telling me that the reason why people like him and his whole community, they are not active on Twitter is because they are far better building off their community around environmental activism offline and connecting with people through very specific platforms जहाँ पर उनको लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का मौका मिलता है. इसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि अरे ये तो और एको चेम्बर क्रिएट कर देगा, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई थिंक वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ बिट मोर शार्पनेस from people who are 14-15, but we also have to be alert of the generational cultural challenge that they will face coming up in a time where this what we are facing and what we're trying to kind of figure out, this is the norm for them. न आई थिंक दैट ये जो भी आपके टीम मेंबर हैं, मेरे आई थिंक काफ़ी स्मार्ट मूव है ये कि हाँ, ऑफलाइन कम्युनिटी क्रिएट कर देना। आई मीन इसके अपने चैलेंज इश्यूज़ होंगे, बट इको चैम्बर में आज कौन नहीं है? आई बिल्कुल. मीन मैं भी हूँ, आप भी हैं, एंड इको चैम्बर इतना वाइल है, जस्ट अ स्मॉल डाइग्रेशन हियर अंशुल, कि इको हम्म. चैम्बर इतना वाइल है कि आप और मैं कन्विंस्ड हैं कि आप और मैं आप और मैं सही जगह हैं, हम ये सही है. न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। कि It's true. एंड एंड आई मीन द अल्टीमेट आर्गुमेंट अगेंस्ट इट इज़ लाइक आप अपने बस पड़ोसी के फ़ोन की फीड खोल के देख लो, एंड हाँ, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन इट ब्लोज़ माय माइंड कि जिस कन्विक्शन से मैं किसी बात को विश्वास करता हूँ, और उसी उसी अल्टीमेट कन्विक्शन से सेम चीज़ को कोई और उसका अपोज़िट विश्वास करता है। हाँ, एंड व्हेन आई जस्ट थिंक कि यार वो किस तरीके के न्यूज़ फॉलो कर रहा होगा, या किस तरीके के पेजेस को फॉलो कर रहा होगा, या उसको किस स्टोरीज को किस तरीके से दिखाया जा रहा होगा, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आई मीन जो कि आई थिंक पोस्ट ट्रुथ जिसको कहा जाता है, वो तो मतलब अभी एक एक सॉर्ट ऑफ एक रियलिटी सी हो गई है कि मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे रेड फोर्ट वाला जो अगर 26 जनवरी वाला इंसिडेंट हो रहा है, तो यू आर सीइंग कंप्लीटली पोलराइज्ड ओपिनियन, जहाँ पे एक बोलेगा कि ये रूलिंग पार्टी ने करवाया था, कोई बोलेगा कि ये तो प्रोटेस्टर्स की साजिश है, कोई बोलेगा कि नहीं ये तो थर्ड पर्सन था, एंड एवरीबॉडी विल हैव देयर ओन सेट ऑफ रिसर्च एंड डेटा पॉइंट्स एंड पेजेस दैट दे आर फॉलोइंग, व्हिच एंड इज एकदम भारी घना विश्वास कि दे व्हाटएवर दे हैव एक्सेस बिल्कुल टू इज एब्सोल्युटली द. बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसने पता है मुझे क्या, एज अ कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन, this even I have become very very skeptical of my echo chamber, और मतलब मेरे को बार-बार खुद को क्वेश्चन करना पड़ता है हर रोज़ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? या या सो एक सो एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ वंदित, इफ आई कैन. हाँ, हाँ, बिल्कुल। पता है, लाइक दिस इज वेरी बिट पर्सनल, एंड मेरे ख्याल से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको सब कुछ हर समय पता होना चाहिए, एंड आपका ओपिनियन हर चीज़ पे फॉर्म्ड होना चाहिए. एंड कहीं ना कहीं कुछ महीने पहले ना आई स्टार्टेड रियली काइंड ऑफ फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, ऑनेस्टली, to just keep up, constantly share my opinion and constantly be out there with it. एंड उससे होने क्या लगा था कि आई मीन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो राइट नाउ एट यूथ की आवाज़ आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन अ वेरी पर्टिकुलर चैलेंज कि हम लोगों ने पिछले 10-15 साल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे लोग आके स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं. लेकिन अब दुनिया बदल गई है, तो अब हम अगले 10 साल के लिए क्या बनाएं, क्योंकि प्रॉब्लम का की शक्ल और प्रॉब्लम का नेचर बदल चुका है. तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग रिक्वायर्स मी टू रियली फोकस एंड रियली थिंक कि अच्छा हमें क्या एक्चुअली करना चाहिए. एंड उस बीच में सोशल मीडिया एड्स अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्सक्राइब टू योर एको चेम्बर, व्हाट यू सेड राइट, कि इतनी सॉलिड तरीके से कि आपके पास स्कोप और स्पेस ही नहीं होता है
कि आप ना करें वो। अगर आप यू हैव टू पिक अ साइड, लाइक सोशल मीडिया हैज काइंड ऑफ फोर्स्ड यू टू constantly pick a side publicly, and do so many things that maybe you can't really work on a long term solution for the issues that you're working on. And I see so many of my friends doing that also, ki they have a long term vision to a problem, but they're not being able to work on it and get to it because they're caught in the day to day conversation around that specific issue or that specific dialogue. And I'm not sure what is right and what is wrong. I'm just sharing कि मतलब मुझे क्या चीज़ बहुत ही एंग्शियस करती है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले, there's this new app called Clubhouse and it's going viral on Twitter. जी। I just joined Clubhouse, I think last year sometime August September, and I got completely sucked into it. Everybody's talking, everybody is being very profound and knowledgeable and this and that. And in a short while I kind of realized कि oh my god, मतलब हर समय हम लोग एक तरीके से अपने आप को पुश कर रहे हैं कि विदाउट इवन हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ समथिंग, विदाउट इवन हैविंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, वी जस्ट हैव टू शेयर आवर ओपिनियन ऑन इट. We don't actually value, as much. We don't value the value that proper information brings to our lives. We are beginning to value primarily opinion, over information. So I think कहीं ना कहीं बहुत ही weird scenario create हो गया, and what I ended up doing was I shut notifications for all social media. I deleted most of the apps from my phone. I stopped, the first thing I did was stop tweeting, because I think that was adding so much to my ability to just decipher कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं and this and that. And I just began by kind of going back to my older, more original sources, focusing on what I need to build and so on. But it's just, it pushes us all into this weird space that is difficult to kind of define and decipher. और ये किक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना, मतलब आपने भी फ़ील करी होगी कि अरे मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। बहुत. बहुत एंड इट्स लाइक ओके, पहले तो वी वर फोकस्ड ऑन लाइक्स जब सोशल मीडिया नया आया था, हाँ. एंड देन नाउ वी इट्स लाइक व्हेन वी हैव बिकम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल इन आवर ओन कम्युनिटी, तो Yeah. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक्स एंड रीट्वीट, इट्स आल्सो अबाउट कि हाउ मेनी पीपल आर पार्ट ऑफ आवर ट्राइब। सो या Complete. क्वाइट वियर्ड। एंड इफेक्ट्स बहुत डैमेजिंग है, मतलब नो साइड इज रेडी टू लिसन टू द अदर साइड, एंड आई थिंक ये मैंने किसी एक पॉडकास्ट में सुना था, आई कंप्लीटली मिस्ड आउट ये कौन सा पॉडकास्ट था, वेयर आई थिंक सिमिलर लाइंस पे बातें हो रही थी, एंड उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक साइड तो ये बोल रही है कि वी मे बी राइट और रॉन्ग, बट यू आर अ थ्रेट टू सिविलाइजेशन। Hmm. सो सो हम सही हो गलत हो सकते हैं, बट तुम तो हमारी सिविलाइजेशन के लिए थ्रेट हो। दैट इज द दैट इज लिटरली द डिस्कोर्स राइट नाउ। Yeah. एंड you won't believe, Anshul, over the course of past few weeks or months, I have also become increasingly critical of the liberal space that I'm part of, Yeah. 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 and yeah, I and believe, I which fully believe you, Vandit, because so have I. It's become very, yeah. it's become very difficult to have those conversations also. So I have also become very very critical of the spaces that I am a part of. Correct, correct. And I would like to share, before we talk about कि progressive movement का इंडिया में क्या scope है. I would really like to know and understand from you, क्योंकि and I will also share my experience कि where do you think as liberals and progressives, मैं थोड़ा सा synonym में term use कर रहा हूँ, although Mhm. ये term दोनों बहुत separate है, इनका मतलब अलग अलग है, Hmm. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इनको एक सिनोनिम में यूज करते हुए कि आपके हिसाब से ये जो एक डिस्कोर्स है, सिर्फ स्ट्रिक्टली लिबरल प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स, Hmm. ये कहाँ पे, वेयर इज इट लूजिंग स्टीम, एंड मे बी वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द सोशल मीडिया, बिकॉज अल्टीमेटली वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, बाहर तो वो प्रेजेंट ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहली पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वंदित, कि मैं प्रोग्रेसिव और लिबरल मूवमेंट पे बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी। और ना ही मैंने, मतलब इनिशियली मैंने अपने आप को इमर्स करने की कोशिश करी थी, बट एट सम पॉइंट वही स्केप्टिसिज्म दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इट सेट इन, और मैं थोड़ा-सा साइड हो लिया उससे, बिकॉज़ आई रियली, मैं मतलब आई वांट टू
build communities, मतलब मैं अपनी जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, I feel extremely passionate about building communities, और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहता था। तो मैंने कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा इमर्स किया नहीं इन द कॉन्वर्सेशन अराउंड वेयर डज द प्रोग्रेसिव एंड लिबरल मूवमेंट स्टैंड। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली मतलब मेरी भी थिंकिंग है इसके अराउंड, एंड आई हैव काइंड ऑफ ट्राइड टू अंडरस्टैंड एट अ वेरी सिंपलिस्टिक लेवल कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड आई थिंक दो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। एक तो ये कि अगर हम लोग कंजर्वेटिव मूवमेंट देखें, तो उससे हम लोगों को एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि इवन इन देयर डिफरेंसेस दे आर एक्सट्रीमली यूनाइटेड, बिकॉज फॉर वट एवर रीजन, गुड और बैड। चाहे उनका मोटो ये होता है कि भाई यूनाइटेड रहो क्योंकि हमारी एनिमी कॉमन है, चाहे ये मोटिव हो, चाहे उनका मोटिव ये हो कि भाई यूनाइटेड रहो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जीत हमारी होगी। जो भी, मतलब वट एवर यू थिंक is their outcome that they are वॉर proposing, या हाँ, the thing is that they stay united। और ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव मूवमेंट के अंदर डिफरेंसेस नहीं है, हैं बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन आउटकम को लेके वो सब लोग बहुत यूनाइटेड हैं। आई थिंक विद द प्रोग्रेसिव एंड लिबरल मूवमेंट, even within the movement, what I have at least seen on social media is that internal unity is a bit of a problem, and we haven't been able to achieve that yet। And when I say that, I basically mean that हमारा जो when we are trying to change the face of the world, which has changed so exponentially, I don't personally think कि perfect change can come tomorrow। I don't think that's a reality that we can live in। If we are living in that reality, then it's a bubble that we've built for ourselves कि मतलब कल अगर X हो गया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगी। वो होने नहीं वाला है, इंक्रीमेंटली होगा। जो भी बदलाव होगा वो इंक्रीमेंटल ही होगा, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी लिव इन। तो अगर इंक्रीमेंटल बदलाव होगा तो हम लोगों को एटलीस्ट आउटकम पे तो यूनाइट करना चाहिए ना। अपना इंक्रीमेंटल बदलाव का जो प्रोसेस होगा और किस तरीके से करेंगे, आई थिंक दैट्स अ स्लोअर प्रोसेस, बट एटलीस्ट वी शुड अलाइन ऑन द आउटकम दैट वी वांट, an X kind of a world, and we want to be driven by that outcome that we're hoping for। So I feel there is already so much disagreement and division within the liberal and progressive spaces that it's become very difficult to find unity that you find in the conservative movement across the world, actually. And that's what you had also, I think, indicated towards, that hate unites faster. In one of the earlier points that you had made, you had mentioned this, that and I completely agree, hate unites much faster than love and joy and happiness and all of that. So I feel if that is the reality, then we need a major unifying factor when it comes to a more progressive movement that needs to be built. And I think that's the major place where it's probably losing out in a big way। मैं जितना क्लोजली इन स्पेसेस को ऑब्जर्व करता हूँ ना, मुझे मुझे उतना ज़्यादा रिजेम्बलेंस इनमें और राइट विंग स्पेसेस में दिखता है। Hmm. मतलब जितना मैं दूर से ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे मुझे लगता है कि डिफरेंसेस हैं, बट जैसा मैं क्लोज जाता हूँ तो मुझे वही लेवल का कभी कभार इंटॉलरेंस, वही लेवल का ट्राइबलिज्म, Hmm. वही लेवल का लॉट ऑफ टाइम ब्लाइंड फेथ इन देयर लीडर्स, Yeah। एंड वही लेवल का हिपोक्रेसी मुझे मुझे उसमें उनमें भी दिखता है। Hmm। एंड इट इज एंड दैट इज व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि यार ये यही तो मेरा क्रिटिक था राइट विंग को लेके, हाँ। कि तुम ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तुम ट्राइबल रहते हो, तुम हेट करते हो, तुम इंटॉलरेंट हो, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एट ऑल। एंड जब मैंने अपने थोड़े से बायसेस को अनवाइंड करके जब मैंने ही अपनी ट्राइब पे ये फ्रेमवर्क अप्लाई करा, आई रियलाइज कि यार इनके पे इनमें भी ये प्रॉब्लम्स है। हुँ, 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 हुँ। एंड मैं तो मैं एक करंट इंसिडेंट बताता हूँ जिसके बारे में मैंने आज ही थोड़ा-सा लंबा सा ट्वीट करा है। तो वो मे बी इट्स कमिंग कमिंग टू माय माइंड राइट नाउ, एंड वुड लव टू नो आपके क्या विचार है इसमें, फील फ्री टू डिसएग्री आल्सो। तो ऐसा हुँ, कुछ नहीं है, बट जैसे अगर आपने नोटिस करा था अभी कि एक ट्विटर पे काफ़ी फेमस कॉमेडियन है सलोनी करके, नज़्मा अप्पी करके। हुँ, हुँ। हैव यू सीन हर वीडियोज़? I know of her, but I've never followed her content। यू मे नॉट हैव फॉलोड हर। तो हाँ। टिपिकली उन्होंने काफ़ी मज़ाक बनाया है कंगना का एंड एवरीथिंग इन द पास्ट, और हुँ, वो कुछ एक मुस्लिम गर्ल का कैरेक्टर प्ले करती है, एंड स्टीरियोटिपिकल मुस्लिम गर्ल का कैरेक्टर प्ले करती है, बट वो शी ट्राइज टू पोक द राइट विंग डिस्कोर्स। तो राइट। उन्होंने अभी इस बार क्या करा था, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें शी वाज पोकिंग द लिबरल डिस्कोर्स। तो वो ऐसा दिखा रही थी कि ग्रेटा एंड रिहाना जिनने फार्मर्स पे ट्वीट करा, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी
और अपने एक छोटा सा उन्होंने आई थिंक शी ट्राई टू पोक एंड हैव फन ऑन दैट, यू नो, जो एक स्टीरियोटाइप बेसिकली बन गया था कि इनको पैसा मिला इस चीज का। तो अ लॉट ऑफ लिबरल्स टुक ऑफेंस एंड दे वर इन दिस ओपिनियन कि देखो आप इन्हें ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप फीड कर रहे हो। एंड पीपल वेरी वेरी एंग्री एट हर वो, और उसका फॉल बैक, उसका बैकग्राउंड ये भी हो सकता है कि शायद पुराने वीडियोस भी उनको पसंद नहीं आते होंगे। बट मेरा उसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि पहली बात तो वो सटायर था, वो शायद लोगों को वो सटायर है और सरकाज़म शायद समझ नहीं आया। अगर आया भी तो जो लोगों ने लिखा है उनको कि आप प्रोपेगेंडिस्ट हो, आप बीजेपी के आईटी सेल के साथ काम कर रहे हो, यू हैव बीन पेड बाय देम। तो इट फॉर मी इट वाज़ टू मच एज़ अ लिबरल, आई वाज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अ, मुझे लगा कि हम जिस लेवल का टॉलरेंस बोलते हैं राइट विंग को एग्ज़िबिट करने को, शायद हम ये मैं मेरी साइड से बता रहा हूँ, तो मे बी यू कैन लुक एट इश्यू एट एन इंडिपेंडेंट लेंस। बट मेरे को मेरा ये व्यू पॉइंट था कि हम जिस तरीके से इशू को जो हमारी एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स द राइट, हम क्या हम उस एक्सपेक्टेशन से मीट कर पा रहे हैं कि नहीं मीट कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। बिकॉज राइट, हम हमारा क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स राइट भी यही है ना, कि अगर आप पे मजाक बनाया या आपके लीडर पे मजाक बनाया या आपके व्यू पॉइंट पे मजाक बनाया, तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल यार, एक्चुअली आई एग्री विद यू ऑन दिस फ्रंट कि द ट्रूथ इज, एंड दिस इज लाइक स्पेशली फॉर कॉमेडी, everybody is happy with it till you're poking fun at the other side. The moment करेक्ट। that fun falls on you, you have a problem with it. So I think हमारे यहाँ तो एपेटाइट ही बहुत कम है अपना मजाक उड़ाने की, बिकॉज हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जो हम करते हैं वो है अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पर डाल देते हैं कि हम जो जानते हैं वो हम ही जानते हैं, और हम जो जानते हैं वो बेस्ट है, उससे बेस्ट और कुछ नहीं है, और उसका कभी क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता बिकॉज हमारी थिंकिंग एकदम थॉट थ्रू है और हमें सब पता है। तो आई थिंक जब हम खुद को इतने सॉलिड मॉरल हाई ग्राउंड पर डाल देंगे, तो यार हाउ विल वी एक्सेप्ट समबडी पोकिंग फन एट दैट थिंकिंग दैट वी हैव। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये उसी स्पेस से आता है कि as long as you're making fun of who we think is the villain, it's okay. या या But as long या when you start making fun of the hero, then we have a problem because that's our या this is our hero. या You know what I mean? दैट्स आर इट। So I think वो तो definitely है, and whatever you narrated, I'll go and check it out also on Twitter. I haven't seen it, but it sounds like a pretty typical way of responding to somebody making fun of a very real problem, to be honest. हुँ। हाँ, करेक्ट। एंड मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि शायद हो सकता है वो फ़नी नहीं था, और इट कुड हैव बीन हाँ, अवॉइडेड, या बैड टेस्ट में वो ह्यूमर था, एंड yes. आई एग्री एंड ऑल दैट। बट जो हमारा एज़ अ लिबरल कोर प्रिंसिपल है कि दे आई मे नॉट एग्री विथ यू, बट आई विल डिफेंड टिल डेथ फॉर योर राइट टू से इट। Hmm. अ, और वो प्रिंसिपल, या एंड जब वो मुझे वो प्रिंसिपल मिसिंग दिखता है इन द पीपल हु क्लेम टू हैव दैट मॉरल हाई ग्राउंड, एंड जो वो ये चैंपियन करने की कोशिश करते हैं Hmm. कि भाई हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड बी टॉलरेंट एंड टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, एंड इट जस्ट कॉमेडी, एंड यू गॉट रिलैक्स। एंड जब वो फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं, सो देन आई फील लिटिल डिसअपॉइंटेड इन देम। No, I get it, I get it. I think थोड़ा एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, what I mentioned, according to me at least, is that it's very critical यार that we reach a point where we realize that हमें सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता है इन इश्यूज पे। हर कुछ सब कुछ इवॉल्व हो रहा है आज से कुछ साल पहले तक हमें सेक्सुअल आइडेंटिटीज के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं जितनी आज है, राइट? इतना सब कुछ इवॉल्व हो गया है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो गई है, और वही चीज हर किसी इशू पे, हर किसी लॉजिक पे अप्लाई करती है। वी probably have barely scratched the surface of the issues that we claim to represent. And I feel that if that's the case, and I strongly believe that that's the case, then we should also learn to adjust and shut up when it comes to applying the same frameworks on us that we expect the world to kind of go by. तो वो तो आई थिंक बहुत ही मतलब बेसिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लोगों से। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, एंड या दैट इज वेयर, एंड सोशल मीडिया इज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग यू टू चूज द साइड, एंड अगर आप साइड नहीं चूज करते हो तो देर इज इट इज पुटिंग यू ऑन अ प्योरिटी टेस्ट। एंड कि मतलब तुम ट्रू फॉलोअर, तुम ट्रू बिलीवर हो कि नहीं हो। एंड तो so yeah, that is one. So ठीक है, अंशुल, I mean that's I think that is one thing that I wanted to talk to you about. But हाँ, moving forward, एक और I think, and as an Indian progressive, आपका जो व्यू पॉइंट है, how do you view cancel culture?
वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन यार बंदित, फंसा दिया तुमने मुझे इसमें. बट no, but I think my I'll be very honest with you, Vandit. I feel like my thinking on it is constantly evolving because I see some issues where I feel it's just not okay to be a, just say for example, it's just not okay to be a casteist prick and then expect that you will get a loudspeaker. I think personally I feel that that's not okay. But I feel there is a very at the same time I've also felt in the past ki acha, how do people improve if if we cancel them out, like, or do we want to basically say कि नहीं हम चाहते नहीं कि लोग अगर improve करते हैं, genuinely improve करते हैं तो उनको space वापस मिलनी चाहिए, या फिर क्या हम सब लोग इस assumption से आ रहे हैं कि हम हमेशा से perfect थे, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला या सोचा, या हमें कोई ऐसे इनहेरेंट बायसेस नहीं थे जब हम पैदा हुए थे या जब हम ग्रो अप कर रहे थे, तो क्योंकि हम परफेक्ट थे हमेशा से तो सामने वाले को भी हमेशा परफेक्ट होना चाहिए. सो ऑनेस्टली माय थिंकिंग ऑन दिस इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. And I as a person do believe that like there should be scope for improvement everywhere, with every person. But I also feel that matlab, as far as thinking is concerned, yes, you can evolve it, but the moment your thinking turns into action, and you end up acting on your biases, and you end up physically harming somebody, for example, on your on the basis of your biases, then it goes into a bit of a tricky area. Even in that, for example, I do believe that restorative justice, for example, is better. And that's my personal belief, that I feel like restorative justice is a better concept, because we've seen in countries which have restorative justice, the crime rates have reduced drastically. For example, people are able to reintegrate into society and genuinely understand what they did wrong. Obviously, there are very like deepest complexities around restorative justice also, but at the same time, because inherently I believe in restorative justice, I feel like the idea behind the cancel culture needs to be probably thought of a little bit. But पता नहीं, मतलब I also feel like अ, हर किसी को अगर लाउड स्पीकर मिल गया तो वही होगा जो मतलब हर रोज टेलीविजन स्क्रीन पे होता है कि सब चिल्ला रहे हैं और जो सबसे तेज चिल्ला रहा है उसी की आवाज़ सुनी जा रही है और उसी की आवाज़ में विश्वास भी किया जा रहा है, एंड उसी के बेसिस पे फिर पब्लिक ओपिनियन भी फॉर्म हो रहा है और उसी के बेसिस पे फिर पॉलिसी भी बन रही है. तो आई थिंक बहुत ही ट्रिकी टेरेन है, टू बी ऑनेस्ट. वन डे देन आई एम ऑल्सो माई सेल्फ ट्राइंग टू इवॉल्व माई थिंकिंग एंड रीडिंग मोर एंड टॉकिंग टू मोर पीपल अराउंड ऑल ऑफ दिस. Hmm. Got it. And I yeah, I share your viewpoint as well कि हमें we constantly need to rethink and reevaluate, because ये जो barriers बनते जा रहे हैं कि भाई who is a sexist and who is a racist, ये barriers मतलब जो एक बहुत ही वैसे तो to be very fair right now तो Democratic Party in the United States is setting it, एंड तो अभी तो वो सेट कर रहे हैं. तो वो जो बोलते हैं पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है कि अच्छा ये नई रेसिज्म की और नई सेक्सिज्म की डेफिनेशन है. हाँ तो सही. हम किस पॉइंट पे हम ये बोलें कि अच्छा मैं हम इनको कैंसिल कर रहे हैं, और या और विद द एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फिलॉसफी यार, कि मतलब किसी को सिर्फ यू कंप्लीटली कैंसिल देम आउट, लाइक एब्सोल्युटली उनको एक डार्क में डाल दो, लाइक एवरीबॉडी सब उनसे रिलेशनशिप ओवर. एंड कैंसल कल्चर टू बी ऑनेस्ट इंडिया में शायद इतना आया नहीं है, और मैंने तो नोटिस नहीं करा है. शायद आपने करा हो तो मुझे पता नहीं, बट वो कुछ कुछ स्पेसेस में आया होगा, मतलब इन सम स्पेसेस जहाँ पे एक लिबरल व्यू पॉइंट्स का डोमिनेंस है. बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है विज विज यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पे तो मतलब इट हैज बिकम द थिंग, मतलब फॉर जैसे we have seen with Kevin Spacey, many I think TV anchors, journalists, I think, correct, after Me Too movement we saw the cancel culture also in in Bollywood. So Yeah, yeah, a lot of people did agreed ki yeah, it's important that yeah, these sexual predators should be clean from the industry. yeah. But my conscience is ki what if, and I completely agree with this point, what if that one person was innocent, what if that one person was and we ended up canceling them. And यहाँ पे वो जो एक लिबरल वैल्यू है, और मैं थोड़ा क्लासिकल लिबरल जैसा अब साउंड कर रहा हूँ कि Hmm. वो जो एक लिबरल वैल्यू है ना कि इट इज द लास्ट पर्सन जिसको जस्टिस नहीं मिला,
हुँ, 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 मैं वो मेरे लिए उस कड़ी में वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो ये क्या यार हम हाँ। हाँ, नहीं, नहीं, प्लीज़, प्लीज़ गो प्लीज़। ऑन। हाँ, तो क्या वो कैन आई लिव विथ इट नोइंग दैट वन पर्सन शायद मेरे उस मेरे एक्ट से या मेरे बिहेवियर से शायद एक पर्सन को शायद जस्टिस नहीं मिला, हुँ, और विल आई बी ओके विद दैट? तो हुँ। मैं भी मेरी भी थिंकिंग इवॉल्व कर रही है टू बी ऑनेस्ट, तो ये मैं हाँ, डिस्क्लेमर देना नो, चाहता हूँ आई जी। आई हाँ, कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ वंदित, वो ये है कि आई थिंक बेसिकली it's very difficult for us to say it, for you and me to say it. I think जी, mostly because we may not have faced the discrimination that is leading to that person being cancelled, right? And I feel like if for example अगर हम लोग caste based discrimination की बात करें या sexism की बात करें, या gender based violence की बात करें basis any gender identity, I think the community or the person to really kind of get the space to express themselves has to be the community or the person that has faced the brunt. Because if you and I haven't, then it's mere opinion, right? And हम लोग मतलब कुछ भी सोच सकते हैं फिर तो कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए and this and that. सो आई थिंक एक तो ये बहुत ही ज़रूरी, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी थिंकिंग में ये है कि द रीज़न वाई आई ऑल्सो डोंट रीच अ कंक्लूजन ऑन दीज थिंग्स माई सेल्फ इज़ बिकॉज आई फील कि यार मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ ये सब इश्यूज फेस करने के लिए, तो मैं क्यों अपना ओपिनियन शेयर करके जो मूवमेंट बिल्ड हो रहा है उसको ख़राब करने की कोशिश करूँ. इट विल रीच इट्स इवेंचुअल कंक्लूजन. लाइक ऐसा नहीं है कि हमारी थिंकिंग इवॉल्व नहीं हो गया सोसाइटी. It will evolve, obviously it will evolve. Somebody will question cancel culture, somebody will say that no, it should be there, somebody will say something else, and slowly and steadily over the course of time it will reach a point where okay, we have better sensibility around what does it really mean to cancel someone or not cancel someone or hold them accountable in whatever way and form that we want to, as long as it's decided in accordance with the community that faced the brunt. So if it's, for example, if you're talking about sexual harassment against women, I don't feel comfortable saying anything about it only because I don't identify as a woman. I haven't faced sexual harassment basis my gender identity, and I don't represent or I'm a part of that community. So I feel if I'm not, then I should probably not take the stage either, and try and amplify my views on it as well. So that just helps, at least when I think of it, it helps me balance things out from my point of view. Ki ठीक है that I mean, I believe in restorative justice. I will talk about that. I will talk about how it helped in different cases. I might talk about how different countries are doing it for the issue that we are talking about, be it caste based, class based, gender based, sexuality, sexual orientation based, and so on. But I will not express my opinion as the end all in terms of कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए and this and that. So I think it's like I said, it's very tricky for everyone, and particularly folks who have any degree of privilege to say what they think about it for the person who doesn't have as much privilege. Because I mean, even if you look at the societal power structure, you'll find somebody who's more privileged than the other person, and so on and so forth. It's a never ending cycle. So I think we have to kind of uh, create that space and hope for the best as far as the outcome is concerned. हुँ। सो आई थिंक ये स्लिपरी स्लोप है, तो मैं यहाँ पे ये वाला टॉपिक आई थिंक वी शुड जस्ट hold on, and yes, yeah, and people who are listening to us, this is just at least from my opinion, मैं मतलब एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं भी लाइक अंशुल, मेरी भी थिंकिंग थोड़ी सी इवॉल्व कर रही है, तो नो ऑफेंस टू एनीवन, इट जस्ट जस्ट ट्राइंग टू क्रिटिकली एग्जामिन। और मैं इस व्यू पॉइंट से आता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी आइडिया हो, इट इज कम्प्लीटली फेयर टू क्रिटिकली एग्जामिन इट एट लीस्ट वंस। एनीवे अंशुल, मूविंग ऑन, मैं अब आपको फिर से फंसाने वाला हूँ एंड again I'm gonna put you on the spot and I'm gonna ask you this question that जो मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ ग्लोबली कि, एंड ये मेरे को ब्लैक लाइव्स मैटर का जब मूवमेंट हुआ था तो सबसे ज्यादा मुझे उसमें देखने मिला था कि Hmm. स्टार्टिंग फ्रॉम जॉर्ज वॉशिंगटन, पीपल स्टार्टेड जजिंग देम इन टुडेज मोरालिटी कि Hmm. वो रेसिस्ट थे, तो उनको दे उनके स्टैचूज निकलने लगे, एंड एनी पर्सन जो 200-300 साल पहले से वो आज के लेंस से उनको जज करा जा रहा था, और उनके प्रोबब्ली उनको
आइदर डिग्रेड करा जा रहा था या उनको डिफेम करा जा रहा था, जो भी आप व्हाट इज द राइट टर्मिनोलॉजी। तो हम्म, how do you see this trend? And I'm not, मैं कुछ opinion, I'm not going to feed words to your mouth, but हम्म। yeah, just what do you think about it? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। I'll be super honest because I'll give you one example, ठीक है? जी। YK पे कई सारे लोग बहुत कुछ पब्लिश करते हैं और बहुत सारे ओपिनियंस पब्लिश करते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस piece specifically in context of what the example that you gave. So there is a piece on YK that goes viral every year at the same time, which is a piece about Mahatma Gandhi, and it basically talks about Mahatma Gandhi's thinking around he had written in his book about sleeping naked instead of in next to women and blah blah blah, बहुत कुछ मतलब लिखा गया था. And obviously that piece hadn't been examined from a feminist lens for a very very long time, and recently it got examined and somebody published a piece on YK about how that accounts to sexual harassment, and so on and so forth. The piece is Hmm. actually very good. It's a phenomenal piece, and it's a very nuanced way of thinking of the issue. It got published on the platform, obviously went viral, obviously got a lot of criticism, obviously was had both sides on it. Ki nahi, finally we have somebody talking about it, and the other side was like, "Arey, the guy got us freedom. We shouldn't be talking about it." Somebody saying that उस time पे thinking अलग थी, अब thinking evolve हो गई है, and so on and so forth. तो I think आई डोंट थिंक कि क्योंकि हमारी थिंकिंग इवॉल्व हो गई है, हम लोग पास्ट में जो हमारे लीडर्स ने गलतियां करी हैं उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकते. आई डोंट थिंक कि ऐसा ऐसा सीन होना चाहिए. आई थिंक वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल. व्हाई नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल? अगर हम लोग हिस्ट्री को देखकर समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या गलत हुआ, और उसके अराउंड लैंग्वेज नहीं बिल्ड करेंगे, और उसके अराउंड थिंकिंग इवॉल्व नहीं करेंगे, या उसके अराउंड सिर्फ इतना सोचना नहीं शुरू करेंगे कि यार मे बी दिस कुड हैव हैपेंड डिफरेंटली, दिस कुड हैव बीन डन इन अ डिफरेंट वे, मे बी दिस पर्सन बिकॉज दे हैड द पावर दैट दे हैड, दे लेट देयर इनहेरेंट बायसेस आउट टू द डिग्री दैट दे कुड, राइट? अगर हम लोग वो सब सवाल नहीं उठाना शुरू करेंगे तो आई थिंक हमारे लिए इवॉल्व करना भी फिर मुश्किल हो जाएगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली वाईके पे लोगों ने इसका काउंटर भी बहुत लिखा, लोगों ने इसका अपना अपना पर्सपेक्टिव भी इस पे बहुत लिखा, और वो भी बहुत नुआंस्ड आर्ग्यूमेंट्स थे. लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जो यू नो when it comes to this issue, what my personal belief is that I don't think anything should be stopping us from holding our past leaders accountable. Obviously it's difficult for us to pass a judgment on it because they are not here to represent themselves, but at the same time I feel that ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा सिनारियो क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हम लोग ये सवाल ना उठा सकें कि जो हमारे पास लीडर्स ने किया था उस पे सवाल मत उठाओ भाई, क्योंकि उन्होंने कर दिया वो गए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब बहुत दिक्कतों के बाद कम्युनिटीज अब people have reached a point where you have a movement as big as Black Lives Matter, you have a movement as big as the feminism movement, and if it's a structural, cultural, traditional problem which has been going on for centuries, then until and unless you ask the questions that should have been asked back then, you will not reach a point where you want to reach in the future. So I feel nothing should be stopping us from asking questions of anyone, dead, alive, 100 years ago, present, anything. I think asking that question, holding them accountable, is the very essence of us being able to create a space that is free, fair, and is fearless at the same time. So I feel वो तो ज़रूरी है. तो मेरी थिंकिंग इस पे यार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यही है कि आई डोंट थिंक I mean, firstly, I don't think I'm equipped to pass a judgment on this issue. But having said that, my personal opinion is that जगह होनी चाहिए सवाल पूछने की, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करने की, चाहे वो लीडर्स हों अभी, चाहे वो 100 साल पहले थे, चाहे वो कभी भी थे. बट आई थिंक वी नीड द स्पेस टू hold leaders accountable, especially of the modern history kind of an era that we look at, the independence and around that time, and then after that, matlab the his part of history that has been well documented.
एटलीस्ट उसमें तो हम लोगों को उसके बारे में सवाल उठाने की स्पेस और जगह होनी चाहिए। तभी अगर हम नहीं करते, नहीं सवाल उठाते, जो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है नीरोज गेस्ट के अराउंड, जो रोमन रूलर हुआ करता था, जो पार्टीज ऑर्गेनाइज करा करता था, लैविश पार्टीज, जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनको केजेस में बंद करके दे यूज्ड टू लाइट देम अप टू लाइट अप द पार्टीज। उसके अराउंड, बिकॉज दैट बिकेम अ वेरी, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन इट कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। बट उसके अराउंड जो एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हुआ, और उसने सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल दैट वी सी डिफरेंटली, उसके अराउंड एक बहुत सॉलिड नैरेटिव क्रिएट किया, जो कि पी साईनाथ ने फॉर एग्जांपल इंडिया में फार्मर्स मूवमेंट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था अपने एक टॉक सीरीज में। और मेरे ख्याल से it was one of the most phenomenal ways of talking about what's really going on with the farmers in India, and this happened many years ago. So I feel it's important for us to talk about it, for us to hold them accountable, for us to really be able to make sense of what's going on right now, and what is the kind of world that we want to build in the future. फेयर इनफ। अंशुल, टेल मी दिस कि आप अपने आसपास जब आपके आपके सर्कल्स में, आपके पीयर ग्रुप में, फ्रेंड्स में, फैमिली में जब आप ये वैल्यूज़ का मिसमैच देखते हैं, तो एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा अजम्पशन है, मतलब यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद देयर इज़ अ मिसमैच बिकॉज़ जनरली आपके मेरी जनरेशन में ये है। Mhm. जो स्पेशली जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं कि मतलब Mhm. उनका उनके ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से, उनके पीयर ग्रुप से जो शायद दे हैव नॉट अडॉप्टेड द दिस वे ऑफ थिंकिंग, एंड जस्ट ओल्ड फ्रेंड्स फैमिली, ये जो उनमें जो आप एक जो डिस्कनेक्ट देखते हैं, एंड शायद कैजुअल सेक्सिज्म, कैजुअल कास्टिज्म, जब वो फॉलो जब आप उनको शायद देखते होंगे प्रैक्टिस करते हुए, तो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, एंड हाउ डू यू विथ व्हाट लेंस डू यू व्यू इट, एंड डू यू चूज टू इग्नोर इट, या आप उनको जाने देते हैं, या यू बिलीव कि यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, और इज इट, आर यू मोर कन्फ्रंटेशनल विद देम, हाउ इज इट? Yeah, that's a good question, Vandit. I'm actually, so two points on this. As far as my very immediate family is concerned, I'm actually very lucky because my parents also have been able to evolve their thinking. Obviously, मतलब काफी learning बाकी है सबके लिए, but for to a very large degree because of me and my brother and my sister, they've also had access to information that we've had access to. But at the same time, अब बहुत लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, जैसे कई लोग हैं जो कि कंजर्वेटिव वैल्यूज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं ऐसे जिन्होंने कैजुअली सेक्सिस्ट जोक्स मारे हों या फिर ऐसी बातें करी हों। तो मेरा अप्रोच टू दिस इज टू फोल्ड। वन इज दैट, एक्चुअली थ्री फोल्ड। वन इज दैट it's obviously very tricky when it comes to family particularly, but it's also equally tricky when it comes to your friends, right? So I think एक चीज जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वो ये करता हूँ कि अगर मेरे सामने ऐसा कुछ होता है तो आई डू ट्राई एंड टॉक टू देम अबाउट इट, नॉट इन अ वे कि भाई come, I'm gonna corner you, I'm gonna make you feel ashamed of what you just said, because I want to understand where is this coming from. If I'm really invested in that person, I will ask them, why did you say this? You shouldn't have said this. This is the reason why you shouldn't have said this. And I'll send you something to read about it and then tell me what you thought. मतलब इतना level of intervention तो I think is important. um, uh, Obviously there are people who will reject that idea. There are people who will say कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जोक तो जोक है, एंड सेक्सिस्ट हो चाहे जो भी हो, एंड इफ यू आर able to accept joke against Modi, you should also accept jokes against blah blah blah. मतलब बहुत arguments होते हैं लोगों के. If they're very persistent on it, then yeah, at some point I will have to distance myself from them and make them realize that if you continue on this path, then you might lose me as a friend. And होता मतलब ऐसा, I think it's important to specifically intervene where your friends are concerned, where your family is concerned, obviously in a polite way, but also start kind of making them realize that there is a real relationship repercussion if they continue not wanting to learn, because I think that's the most important part in this dialogue. But naturally, जैसे जैसे हम लोग, मतलब मैं अब 30 साल का हूँ, पिछले 10-15 सालों में मैंने भी अपने अराउंड ऐसे फ्रेंड्स गैदर कर लिए हैं
जो बहुत हद तक मेरी तरह सोचते हैं या जिनसे मैं सीखता हूँ कई सारे इश्यूज के बारे में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो अब ऐसे केसेस जनरली कम होते हैं जहाँ आई मीट somebody who's a dear friend and is also casually sexist, because you slowly and steadily kind of levitate more towards people who are like you, who think like you, who talk like you. I think it's still like it's important that even in those circles, like you told me, right, it's important for us to keep ourselves in check. I think even in those circles, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के मतलब इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे somebody does something because they feel like they're a more powerful male, for example, and things like that. तो आई थिंक उन केसेस में भी उनको रिमाइंड कराना कि जो तुमने अभी किया वो इस टेरेन में फॉल करता है, एंड आई डोंट थिंक यू शुड डू इट, इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सर्कल्स यू आर फ्लोटिंग इन. एंड आई थिंक ये, हाँ, ये बहुत सिमिलर स्ट्रगल, और आई थिंक ये बहुत सिमिलर टेम्पलेट है बहुत आपके जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, कि फर्स्ट लेवल इंटरवेंशन, देर इफ देर इज स्कोप, देन मे बी जस्ट persist more, talk more. If there is no scope, then maybe just distance yourself, yeah. Yeah. Or maybe sometimes it's very good to ask a question to them, कि which can help them in deep introspection, कि Hmm. what do you mean by this. Hmm. 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 So yeah, that's good. Uh, अंशुल, ये बताओ, मतलब इन मैं मतलब, एंड आई एम सॉरी कि मैं आपको बार बार एक स्पॉट पे डाल रहा हूँ कि एज अ प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू इन अ बॉक्स, Hmm. वेरी Hmm. ऑनेस्टली, बट Hmm. दैट इज नॉट माय इंटेंशन एट ऑल, बट आई मीन आई एम लाइकिंग द वे हम एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, तो Hmm. मैं उसी के अराउंड मेरे थोड़े से सवाल रिवॉल्व है, तो आई होप यू आर यू आर कंफर्टेबल विद इट. No, no, please go ahead. Matlab, I don't mind your questions around this at all. Please, please go ahead. हाँ, 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 करेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रीन लाइट. तो मैं जो एक एंड एक्चुअली मैं मतलब ये शायद पहली बार ही होगा शो पे, या 1-2 बार पहले हो चुका है कि यहाँ पे हम एक 2 प्रोग्रेसिव मिलके बात कर रहे हैं, एंड यू नो एक चर्चा कर रहे हैं. तो आई मीन ये ऑब्वियसली कि अब क्या ही बात करेंगे, जो देश में चल रहा है उसी की बात करेंगे. तो Hmm. आपको Hmm. लगता है कि जो भी जिस तरीके जो जो हमारा मूवमेंट जिस तरीके से जा रहा है, अ, ये तो क्लियर है कि इसकी रेलेवेंस बहुत है समाज में। Hmm. 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 दैट इज़ दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि ये रेलेवेंट बहुत है। बट इसकी एक्सेप्टेंस क्या है, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। और Hmm. मैं इसका एक बैकड्रॉप देता हूँ आपको। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था विनय सीतापति और अमित वर्मा का। इट वाज़ ऑन विनय सीतापति's लेटेस्ट बुक जुगलबंदी ऑन 100 इयर्स ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस नेशनलिज्म। उनके Hmm. ऊपर वो किताब के ऊपर वो चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने विनय सीतापति जो कि ऑथर है किताब के, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो सिंगल लिबरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया like there is in the United States, like a Silicon Valley or New York. Hmm. तो इंडियंस इनहेरिटेंटली आर सो कंजर्वेटिव, इट इज जस्ट कि कौन किस डिग्री तक कंजर्वेटिव है। तो और वो काफ़ी आई ओपनिंग स्टेटमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने हमारे मेरे आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखना शुरू करा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, सभी डिग्रीज ऑफ कंजर्वेटिज्म ही है, क्योंकि Hmm. कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जो कि बोल रही है कि हाँ, हम लिबरल हैं और हम ये लिबरल वैल्यूज को प्रैक्टिस करेंगे और हम लिबरल एजेंडा पे वोट देंगे। Hmm. तो उस फ्रेमवर्क और उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या उम्मीद लगती है इलेक्टोरली और पॉलिटिकली इस मूवमेंट की फ्यूचर की? Hmm. Actually, I completely agree with this point कि मतलब basically हम लोग एक varying degree of conservatism में exist कर रहे हैं as a country. And I also agree because if you look traditionally independence के time से look at it is that it's actually true what the author said and what you're also saying. It's actually true. We operate in varying degrees of conservatism. Even if you look traditionally, and you look at how things have been for India during independence and even after independence. It's not like Congress, for example, has been a very progressive party, for instance, right? There has been a degree of a communalism even there. There has been a degree of communalism in various parties that have kind of positioned themselves as progressive. I and there was this example that I was I'm trying to think of, but I'm not being able to fully get to. But one of the first chief ministers of Uttar Pradesh,
I think it was Govind Ballabh Pant, if I'm not wrong. Or I think I mean, I'll get you the name exactly who it was. But one of the first, um, chief ministers of UP, when they left Congress, they actually ended up joining VHP, and that was the first like big indication of the fact that broadly in India, politics is more about winning seats rather than representing ideologies that actually are progressive. So I think अभी भी अगर आप देखें तो it's mostly about that. That's why you also find the more genuine and liberal political leaders who find it difficult to actually kind of make it in politics and be successful at it. So I think ये तो हमारा एक चैलेंज रहा ही है काफ़ी टाइम से कि हम लोग वेरिंग डिग्रीज ऑफ कंजर्वेटिज्म में ही ऑपरेट करते आ रहे हैं, और इसीलिए वी सी दैट प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एज अ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज नॉट रियली been able to shine the way it should have in a country like India, or the way it could have in a country like India. So I actually agree with this point, honestly, Vande. तो वेयर डज दिस मूवमेंट गो? क्या ये मूवमेंट आपको लगता है कि मतलब मैं मूवमेंट तो ऐसा कोई मूवमेंट तो है नहीं मतलब कि बिकॉज़ देयर इज सम लीडर एंड पीपल आर फॉलोइंग, बट या मतलब देयर इज अ सोशल मीडिया रिगर एंड there is something which which there is a bunch of people, probably millions, which believe in. they may be वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज शायद एक साथ ना हो, वो स्कैटर्ड है, बट वो बिलीव करते हैं, तो मैं इसलिए उसको मूवमेंट बोल रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवमेंट वर्चुअल स्पेसेस, सेमिनार्स, एकेडमिया, यू नो मीडिया हाउसेस, जर्नलिज्म, पॉडकास्ट्स, क्या ये यहाँ तक ही सीमित Um, रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा। आई थिंक डेफ़िनेटली लोगों की ज़िंदगियों में जाना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हम लोग धीरे-धीरे देख रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा फार्मर्स मूवमेंट के साथ। वी आर सीइंग मोर ऑफ द प्रोग्रेसिव लैंग्वेज becoming more mainstream in a movement that has actually largely been formed offline, and is now getting on social media. So I think उसके एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं हमारे सामने, विद फार्मर्स मूवमेंट बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट वंस, एंड आई थिंक कैन यू गिव वन एग्जांपल? सॉरी टू कट यू। सो नो, 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 एब्सोल्युटली। आई थिंक जब हम लोगों ने फार्मर्स मूवमेंट को देखना शुरू किया, और जब हम लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि जो मूवमेंट स्पॉट्स पे स्पीचेस दी जा रही थी, जो बातें बोली जा रही थी, दे वर नॉट जस्ट अबाउट द फार्मर्स मूवमेंट इन पर्टिकुलर, और फार्मर्स राइट्स इन पर्टिकुलर, they were about many other issues that have happened in the country over the last couple of years. There were many things that were said about how things happened at JNU, for instance, what happened with CA, NRC, and so on and so forth. So I think धीरे धीरे करके the thinking around movements offline in general is definitely kind of reaching a point where you can say that it's not like progressive conversations are happening only on social media. I think they're definitely happening in offline spaces, probably at a scale that I haven't seen or you haven't seen, because I mean, I don't know about you, I can't speak for you, but I at least haven't seen, because I've largely been on social media. I live a majority of my life on social media. But I do think that they are percolating in the real life as well. इसमें ना मेरे 2 सवाल बनते हैं अंशुल। एक सवाल तो मेरा Mm, ये बनता है कि अ, वो व्यू पॉइंट जो आप वो मैंने भी नोटिस करा। वो मैंने भी नोटिस करा mm, जो आपने नोटिस करा, और मैं शेयर करता हूँ आपका व्यू पॉइंट कि वो जो स्पीचेज़ थी, जो माँगे थी, वो काफ़ी लिबरल माँगे थी कि लोगों को mm, पॉलिटिकल प्रिज़नर्स को रिलीज़ करो, और mm, अराउंड हेट स्पीच, फेक न्यूज़, लैंग्वेज, आई थिंक देयर वाज़ समवेयर अराउंड यूएपीए के अगेंस्ट में भी बोला था। तो आई एग्री टू दैट। इट वाज़ mm, बिकॉज़, एंड ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने भी इस पे थोड़ा-सा चिंतन करने की कोशिश करी थी कि इसीलिए क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बोल लीजिए या जो भी इस सरकार ने जो भी करा है पिछले कुछ 6-7 सालों में, उस वो इतना इल्लिबरल है कि उसका उसका अगर अगर आपको उसका सरकार को क्रिटिसाइज़ करके उसका जेन्युइनली एक अपोज़िशन क्रिएट करना है, तो इट हैज़ टू बी अ लिबरल अपोज़िशन। मतलब mm, वो देयर इज़ नो अदर चॉइस आल्सो कि क्यों mm, सो mm. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ क्या है ना बोल रहे कि वो इतना ज़्यादा इल्लिबरल है कि मतलब आपको अगर उसको अपोज़ करना ही है, तो देन यू विल हैव टू टेक लिबरल पोज़ीशन। देयर इज़ नो अदर वे टू अपोज़ इट।
उसमें दूसरा हम्म, मेरा कमेंट ये था कि वाइल एक लिबरल पोजीशन शायद मूवमेंट में लोगों ने और उनके लीडर्स ने ली है, बट क्या वो लीडर्स या क्या वो लोग, वो तो शायद मेरे को लगता नहीं कि जो प्रोग्रेसिव लेंस जिसकी हम बात कर रहे थे पूरे पॉडकास्ट में, उस लेंस में शायद वो शायद वो फिट बैठते हैं। अब आई डोंट नो वो सही भी उनको वो उस तरीके से नोट उनको जज करना सही है कि नहीं, आई डोंट नो दैट, बट वो प्रोग्रेसिव नहीं है। ये मैं क्लियर, आई थिंक ये और हम्म, आप और मैं तो अग्री करते हैं इस बात से, करेक्ट? वो भी शायद अपनी हम्म, एक निजी ज़िंदगी में शायद वो भी एक कंज़र्वेटिव ही हैं, जो कि शायद हम्म, जेंडर रोल्स में विश्वास रखते होंगे एंड पुरानी रूढ़िवादियों उन चीज़ों पे विश्वास रखते होंगे। हम्म, तो जो आपका एग्ज़ाम्पल है, मैं बस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं थोड़ा-सा उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि हाँ, येस दैट इज़ ट्रू, बट एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे लोग। मतलब लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता उनके निजी जीवन में। शायद कुछ हाँ, प्रोटेस्ट में वो हमको दिखने मिलता है, बट शायद लोग तो अभी भी उतने ही बहुत ही हाँ, स्लोली, हाँ, यू नो? बट आई फील वंदित, हम लोगों को इंक्रीमेंटली आगे बढ़ना है ना। मतलब आई डोंट, मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे अम, हर मूवमेंट में हर इंसान पार्टिसिपेट करने वाला उस मूवमेंट के सारे आइडियल्स के हिसाब से परफेक्ट हो। तो हुँ, आई थिंक वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है। ऑब्वियसली हमें उसकी ओर एस्पायर करना चाहिए। बट मुझे लगता नहीं कि हम लोग वहाँ पे जितनी जल्दी पहुँचना चाहते हैं, उतनी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आई फील वी विल हैव टू लर्न टू ऑल्सो काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि हम लोगों को कहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी होंगी विद रिगार्ड्स टू इंक्रीमेंटल चेंज, कि हम पहला स्टेप क्या है हमारा आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद अगला स्टेप क्या है आगे बढ़ने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई एग्री, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो उस मूवमेंट का पार्ट है वो अपनी निजी ज़िंदगी में प्रोग्रेसिव हो या लिबरल हो या उन वैल्यूज़ में बिलीव करता हो जिन वैल्यूज़ की बात हम कर रहे हैं। आई कंप्लीटली अग्री विद यू। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो, आई मीन आई एम ऑल्सो कंप्लीटली ऑन बोर्ड विद द फैक्ट कि अगर ऐसा कुछ मतलब मूवमेंट बिल्ड हुआ है जो कि एक रिग्रेसिव वैल्यू के अगेंस्ट है, तो वो प्रोग्रेसिव ही होगा, बिकॉज दैट्स द अपोजिंग वैल्यू। बट आई थिंक आई गो बैक टू द सेम थिंकिंग कि हम लोग को अगर इंक्रीमेंटली आगे बढ़ना है तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक बार में सब कुछ हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। ग्रेट। सो आई थिंक ये आई काफ़ी अच्छा नोट है अंशुल, टू वाइंड अप एंड आई थिंक टू कंक्लूड अवर वेरी वेरी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आई थिंक ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्जेशन थी, मुझे बहुत मज़ा आया एंड वेरी वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन एंड आई होप यू एंजॉयड एज वेल। थैंक यू, वंडरफुल स्पीकिंग विद यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। अगर आपको कोई सुझाव है, आपकी कोई फीडबैक है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। इट इज़ vandit.jain@protonmail.com, या आप lightscameraazadi@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है THOONEDIT। इंस्टाग्राम पे वंदित296 को फॉलो कीजिए और बताइए कि आपके क्या सुझाव सजेशंस हैं। सिमिलरली हमारा लाइट्स कैमरा आज़ादी का इंस्टा पेज और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for your time. Just a quick glimpse of what is coming in the next few weeks. So हम एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने कभी टच नहीं करा। तो आई एम ट्राइंग टू स्पीक विद सम साइंटिस्ट, साइंटिफिक कम्युनिटी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, टू अंडरस्टैंड कि ये मुद्दा क्यों ज़रूरी है। सुचित्रा विजयन के साथ हमारी रिकॉर्डिंग है शॉर्टली, एंड विल रिलीज एन एपिसोड विद द न्यू लेटेस्ट बुक मिडनाइट बॉर्डर्स। एंड उसके बाद वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी विद अ बंच ऑफ यंग इकोनॉमिस्ट फ्रॉम दिल्ली। सो stay tuned, have fun, stay home, stay safe. धन्यवाद, जय हिंद।